जेनजी जनरेशन में एक कॉमन फैक्टर चल रहा है कि सिचुएशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप बहुत इजीली होने लगा। तो ऐसे केसेस में जब वो चीज़ बिगड़ती है तो फेवरेबल किसके लिए ज़्यादा रहेगी अगर ये चीज़ बिगड़ेगी, लड़की के लिए या लड़के के लिए? जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आप सिर्फ बातों से, गुलाब दे के, चॉकलेट दे के, टेडी दे के काम करने की बजाय आप उसको आजकल तो वन नाइट स्टैंड के चक्कर में लगे हुए हैं लोग। क्लब ले जा रहे हैं, वहाँ ड्रिंक करते हैं, लड़कियाँ करते हैं, वहीं होटल बुक हो जाता है। अगर सुबह उठ के लड़की ने बोल दिया कि आई वाज ड्रंक, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, तो लड़का क्या? A shocking assault on camera. Woman thrashing cab driver at a Lucknow traffic signal. इस केस में लड़का क्या सेम वे में रिएक्ट कर सकता है? क्या वो बहुत प्रॉब्लम फंस जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस में पति जो है वो विक्टिम नहीं माना जाता। किसी भी केस में नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस के इस एक्ट के अंदर जो पति है वो विक्टिम कंसीडर नहीं होता कानूनी तौर पे। वो कल्परेट हो सकता है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है डेटिंग स्कैम। तो इस केस में ऑन द स्पॉट लड़का क्या कर सकता है? जब से ये पता पड़ेगा ट्रैप तो हो ही गया वो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, लड़कों को इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि आप बोलोगे कि इस लड़की पे मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए थे, अब वापस रिकवर करते हैं। अगले दिन लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और बोलती है कि इसने मुझे झूठा प्रॉमिस किया था शादी का। आपका सिविल केस है, उसका क्रिमिनल केस है। आप सिविल केस में जीत भी गए तो उसको जेल नहीं करवा सकते। वो क्रिमिनल केस में हारेगी तो उससे पहले भी आपको जेल हो सकती है। अगर आफ्टर मैरिज लड़की के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है तो क्या लड़का इसके आधार पर डाइवोर्स ले सकता है? वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स विकास जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने टाइम दिया, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी यार। आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और हम लोग आज बहुत सीरियस डिस्कशंस करने वाले हैं और हमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे टच करने हैं जिसके लिए लोग आंसर्स ढूंढ रहे हैं। उससे पहले मेरा एक सबसे पहला बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। सनी देओल की मूवी का डायलॉग है जिसमें ऐसे थोड़ा चिल्ला के दलील देते हैं कि फाड़ दीजिए कानून की किताबें। तो ये जो फैमिली कोर्ट और ये जो कोर्ट्स हम बॉलीवुड में देखते हैं, कितना रियलिटी में कितने आसपास है उसके? देखो, आप कोई भी ऐसा काम मत करना कि कंटेम्प्ट लग जाए। हो सकता है कि कोर्ट आपका कुछ फाड़ दे, दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है, वो मूवी है और ट्रामेटाइजेशन होता है, उसमें उनको इमोशंस दिखाने होते हैं क्योंकि व्यूअर्स को बांध के रखना है। बट जनरली कोर्ट के अंदर प्रोसेस जो है ना, वो थोड़ा सा डल रहता है, सीरियस होता है। सीरियस होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि किताब फाड़ दीजिए, ऑर्डर शीट फाड़ दीजिए, बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ, ह्यूमर चलता है कभी कभी, हाँ, क्योंकि जब तक ह्यूमर नहीं होगा वो सीरियसनेस जो है वो लाइफ खराब कर देती है। तो ह्यूमर किसके साइड से हो रहा है, जज या दोनों तरफ से हो रहा है। ऐसा नहीं है, एवरी डे यू सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस, तो सीरियसनेस तो चल ही रही है। बीच में ह्यूमरस पॉइंट बहुत आ जाते हैं, बट इतने नहीं आते जो सनी देओल वाला सच कि आपने हैंडपंप ही उखाड़ना है। दैट कांट हैपन। दैट कांट हैपन। हमने ये भी देखा कि आजकल ना कोर्ट हियरिंग्स पब्लिकली वीडियोस भी आ जाते हैं। तो इन सब से कुछ ऐसे मतलब कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं होता कि लोग कहते हैं कि मेरी प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है? कोर्ट कर सकता है ऐसा कुछ? देखिए, जो ऑनलाइन हो गए हैं कोर्ट, जो वीडियोस आ रहे हैं वो सारे वो वीडियोस हैं जो कोर्ट की परमिशन से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। अच्छा। अदरवाइज कोर्ट की प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, पब्लिश करना, दूसरों को डिस्क्लोज करना, दैट इज पनिशेबल। तो जिस जिस कोर्ट के ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट चल रहे हैं सिर्फ उनके आते हैं, हर कोर्ट का नहीं आएगा। हर कोर्ट का नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है वो यूट्यूब पे लाइव मिलता है, लेकिन जो बाकी डिवीजन बेंच बैठी है उनका नहीं आ रहा ना लाइव। तो सेम गोज विद द अदर कोर्ट्स आल्सो। हाँ, लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं है, लोग कोशिश भी ना करें। जो एक कॉमन मैन है वो तो बिल्कुल भी ट्राई ना करे। कोर्ट की प्रोसीडिंग को कभी भी कॉमन मैन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको कहीं पब्लिश कर रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज वो उसके लिए दैट इज पनिशेबल। कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, तो और लेते भी हैं अगर गलत करोगे तो। मैं भी कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था, मैंने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है डेटिंग स्कैम, जिसमें गैंग इन्वॉल्व रहती है। लड़कियां लड़कों को डेट पे किसी क्लब में इनवाइट करती हैं, देन वहाँ पे उसे लड़के को वहाँ जाके पता चलता है कि वो ट्रैप हो चुका है, या उसको बताया जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, एक मोटा बिल अभी बनाना है उस क्लब में, अगर तुमने नहीं किया तो हम पब्लिकली इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे और तुम्हें दिक्कत हो जाएगी लड़के को।
तो इस केस में ऑन द स्पॉट लड़का क्या कर सकता है जब से ये पता पड़ेगा वो ट्रैप तो हो ही गया वो? देखो, पहली बात तो उस ट्रैप में जाना क्यों है? क्योंकि ये ट्रैप जो चल रहा है ये होता है क्या, सोशल मीडिया के थ्रू लड़कियां लड़कियों को अप्रोच करती हैं, फिर बोलती हैं कि इसी पब्लिक प्लेस पे मिलेंगे। बिल्कुल। एक स्पेसिफिकली एक बार का या रेस्टोरेंट का नाम दिया जाता है इनको, वहाँ 100 रुपए की बियर आपको 2,500 रुपए की बेची जाती है, और लड़की क्या करती है, थोड़ी देर बैठेगी, ऑर्डर करेगी और गायब हो जाएगी। अच्छा। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम। 60-70 हज़ार रुपए का बिल बन जाता है, उसके बाद वो रात जो दरवाजा है उसको बंद कर लेंगे कि बाहर जाने की कोशिश करोगे तो फिर देखो मार पिटाई भी हो सकती है, सब चीज़ें। तो इसमें पहली बात तो ये कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, लड़कों को इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लड़की एकदम से उसको मिलेगी और वो बोले कि किसी बार में आके मिलो, स्पेसिफिक बार में, स्पेसिफिक बार आप 2-4 बार चेंज करके देखो, आप सीसीडी जाओ ना, मेरा मैक्सिमम बिल ही आपका 800 रुपये से ऊपर नहीं आएगा, 1000 रुपये का आएगा। कितना आप मैकडॉनल्ड्स जाइए, आप किसी और जगह बैठिए, आप कुछ नहीं होता स्टारबक्स चले जाइए, टाटा का चल रहा है अभी तो आप जाएं तो ऐसी जगह जाएं जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो। अगर आपको डिस्क बार या किसी ऐसी जगह जाना तो पहली बार ना मिले। अगर आप चेंज कर रहे हो, लड़की अवॉइड मार रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो जाना क्यों? ध्यान रखो, विजिलेंट रहना आपके हाथ में है। फिर भी आप चले गए, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो आपको जो पेमेंट है वहाँ कैश नहीं करनी, आपको पेमेंट करनी है 1 नंबर में, और उसके बाद बाहर निकलती है आपको पुलिस में केस कर देना चाहिए। पुलिस इसके ऊपर चीटिंग का केस रजिस्टर करके और एक्शन ले सकती है। ओके। अगर आपको किसी भी एक जगह आप गए हुए हो और आपको वहाँ अंदर बंद कर दिया, आपको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो इसमें 2 केस बनते हैं। ये एक बनता है आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, आपकी मर्जी के बिना आपको किसी एक जगह बंद करके नहीं रखा जा सकता, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, FIR हो सकती है। डरा धमका के आपसे पैसे लेते हैं तो दैट कम्स टू बी अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटॉर्शन, उसके ऊपर भी जेल है। तीसरा, लड़की ने जो आपको मिस रिप्रेजेंट करके लाड प्यार से बुला लिया और उसके बाद ये पैसे देने पड़े अंडर दैट फ्रॉड, तो आप वो चीटिंग का केस भी रजिस्टर करवा सकते हो। तो और लड़की ने अगर अपनी जो आईडी है वो किसी गलत नाम से बना रखी है तो उसके ऊपर इम्पर्सनेशन का केस भी हो सकता है, सेक्शन 66C ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके। तो रास्ते बहुत हैं। हाँ। पर लड़कों के लिए सबसे बड़ी बात है ना कि वो उस जगह से ना सोचे जहाँ से नहीं सोचना नहीं चाहिए, दिमाग से दिमाग से काम ले। नॉर्मली ऐसा मैंने जो डेटा पढ़ा उसमें था कि लगभग हर क्लब में 8 से 10 केसेस डेली हो रहे हैं, इवन ऑल मेट्रोज, नॉट इन मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, NCR, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब बहुत कॉमनली हो रहा है। तो क्या हर केसेस में इतना इजीली वो चीज़ आगे कंटिन्यू हो पाती है कि हाँ अब हम ये केस करना चाहते हैं, हमारे साथ चीटिंग हुआ है? क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर किसी शहर में 100 क्लब्स भी हैं और डेली के 1000 केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो क्या एक्शनेबल मतलब एक्शन लिए जाते हैं पुलिस की तरफ से इतने? पहले आप ये बताओ कि जिंदगी में आसानी से कुछ मिला है? नहीं पता। इट इज द, आप तो पुलिस की बात कर रहे हो, आप बाकी चीजें बता दो ना। कोई चीजें आसानी से मिलती हैं? आपको कुछ भी पाना है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है, खुद को बचाना है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आप अपने लीगल राइट समझो, उसको इन्फोर्स करने का तरीका समझो। तीसरा, जो टाइम है, जिस टाइम फ्रेम में आपको लीगल एक्शन लेना, आप लो। जो अगर आपसे किसी ने गलत पैसे एक्सटॉर्ट कर लिए तो आप पैसे वापस रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर वहाँ मारपीट हो गई और आप घर चले गए और उसके बाद आपने पैसे भी दे दिए, सब चीज़ें हो गई और एक्शन भी नहीं लिया, तो जिंदगी भर जिस गिल्ट में आप रहोगे ना, करेक्ट, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, एज ए इंडियन सिटीजन वी आर सपोज टू टेक लीगल एक्शन। हमारा लीगल सिस्टम जो है वो क्रिपल्ड है, बेसिकली बताऊं तो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और क्या बताऊं, क्या अपंग सिस्टम है। उस सिस्टम को ठीक करने का तरीका जब ही होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सिस्टम को यूज़ करेंगे। जब ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो लेजिस्लेटिव बॉडी, हमारी गवर्नमेंट है, कोर्ट्स हैं, उनको भी दिखेगा कि सिस्टम चोक हो रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़े स्विफ्ट तरीके निकालने पड़ेंगे। घर पे हाथ रख के बैठे रहोगे, आज एक बार हो गया, कल दूसरे करेगा आपके साथ, फिर क्या करोगे? करेगा तो कोई ना कोई तो करेगा ना। और आप अगर स्टेप नहीं लेंगे तो शायद किसी और के साथ होगा जो हो रहा है, वो तो होगा ही, वो तो होने ही होगा। अच्छा, दूसरे लोग क्या करते हैं कि आज इस बार में हो रहा है, मान लीजिए नोएडा के अंदर ये सिस्टम चल रहा है, और वहाँ पे अगर कोई केस हो जाता है तो फिर यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं वो लोग चले जाते हैं महाराष्ट्र या फिर चले जाते हैं कर्नाटका, लेकिन फिर वहाँ ओपन करते हैं, फिर यही टैक्टिक यूज करें, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक क्विक बक्स। करेक्ट। और उससे बचने का तो आपको तरीका निकालना ही पड़ेगा, निकालना तो जरूरी है। इन केसेस में इंसान को, जो पहला विक्टिम है, उसको पुलिस के पास जाना चाहिए या लॉयर के पास जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर आप पुलिस के पास डायरेक्टली जाओगे, पुलिस वाला अगर अच्छा है
तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सकती है। लेकिन अगर पुलिस वाला ठीक नहीं है, पुलिस का जनरली कॉन्स्ट्रेंट होता है कि हम काम ना करें, क्योंकि काम करेंगे तो FIR रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेट करो, एविडेंस इकट्ठे करो, उसके बाद जाके चार्जशीट फाइल करो, अरेस्ट होगा, बेल होगी, ठीक है ना, पूरा प्रोसेस प्रोसीजर होगा। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में जो गवाहियाँ चलेंगी उस पर डेट पे जाओ, काम बढ़ जाता है बहुत सारा। करेक्ट। तो एक बार एक केस रजिस्टर करने का मतलब, अगर वो केस चला तो पुलिस वाले के लिए 8-10 साल का एक प्रोजेक्ट हो गया, कभी ना कभी उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक लॉ क्रिएट हो गया उससे। आई हैव सीन पीपल जो पुलिस वाले हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट में गवाही देने आते हैं कि आज से 10 साल पहले कोई केस रजिस्टर हुआ था, उसमें गवाही देने जाना है। तो इट्स नॉट दैट ईजी। तो कोशिश करते हैं कि केस रजिस्टर ना करना और उन्हें आना भी पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले एक लॉयर से बात करो, अपनी कंप्लेंट को अच्छे से ड्राफ्ट करो, और उसके बाद 112 नंबर पे कॉल करो, कंप्लेंट दो, जो भी काम करना है, टेक हिज एडवाइस। डॉक्टर के पास जाते ना, बीमारी होती है तो हाँ, सही बात है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तो करो। तो वैसे ही लॉयर है, आप लॉयर कम समझो, लीगल मैटर से बीमारी लग गई तो उसका इलाज करना पड़ेगा। करेक्ट। इलाज के तरीके आपको टाइमली करना पड़ेगा। तो लॉयर दोस्त होना चाहिए यार आपने का, एटलीस्ट जिससे आप पूछ सको कि भाई क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो हाँ, लॉयर दोस्त होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट जरूरी है, है, बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आजकल जेनजी जनरेशन में एक कॉमन फैक्टर चल रहा है कि सिचुएशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप बहुत इजीली होने लगा है, बहुत कॉमन हो गया है। पहले थोड़ा मुश्किल भी था। आजकल पेरेंट्स भी बहुत कूल हो रहे हैं कि हाँ, हमें पता है लेकिन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन इस चीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें एंड मैरिज पे नहीं होती हैं मैक्सिमम केस, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं था कभी मैरिज तक जाने का, ये करने का रीज़न ही कुछ और था। तो ऐसे केसेस में जब वो चीज़ बिगड़ती है तो फेवरेबल किसके लिए ज़्यादा रहेगी अगर ये चीज़ बिगड़ेगी, लड़की के लिए या लड़के के लिए? नहीं, बिगड़ने का मतलब समझना पड़ेगा। अब बिगड़ने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग होना चाह रहे हैं, तो दोनों का दिल टूट गया और अपनी अपनी दुनिया में जाके मस्त हो गए, धीरे धीरे करते हो। एक तो ये हो गया। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लड़का बैकआउट कर रहा है और लड़की कह रही है शादी करो, या फिर लड़की बैकआउट कर रही है, लड़का कह रहा है शादी करो। तो बिगड़ने के अलग अलग मतलब, हाँ, बिल्कुल। हर सिचुएशन में अलग सिचुएशन तरीका है। अगर दोनों अपनी मर्जी से लिव इन में रहते हैं तो कोई लॉ उनको रोकेगा नहीं रहने से, आप रह सकते हो। उनके लिए कोई लॉ नहीं है। उनके लिए बेसिकली उत्तराखंड में एक लॉ है बस, उसके अलावा पूरे देश में कोई लॉ नहीं है। और वो लॉ भी फेवर करता है कि आप एफिडेविट दो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और लिव इन में रहो। बाकी किसी स्टेट में रहना तो आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है ना। उत्तराखंड में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हम लिव इन में रहना चाहते रहने जा रहे हैं। कि, और हमें एफिडेविट देना पड़ेगा अपनी मर्जी से, ताकि कोई रेप केस ना बने, फेक केस ना बने। लेकिन अगर बाद में लिव इन में रहते हुए और लड़का कहता है कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, शादी करूंगा, अच्छा, अगर लड़का बोलता है कि मैं शादी करूंगा, लड़की कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती, तो लड़के के पास कोई तरीका नहीं है उसको पनिश करने का। वो कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, कुछ नहीं कर सकता, कोई केस नहीं बनेगा उसके वो लड़की के ऊपर कि भाई शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहते, कंसेंट। लड़का अगर सुसाइड भी कर लेगा तो भी ऐसा नहीं कि लड़की को जेल हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर लड़की शादी करना चाह रही है और लड़का बैकआउट कर रहा है तो वो उसके ऊपर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस कर सकते हैं, इसमें 10 साल तक की जेल है। फॉल्स प्रॉमिस में 10 साल की जेल। 10 साल तक की जेल है। सेक्शन 69 अभी नया नया आया है, भारतीय न्याय संहिता में 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ है। उससे पहले 7 साल की मिनिमम जेल थी, अब मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है, अलग धारा बना दी है। लेकिन इसमें और भी कंडीशन है, डिसीटफुल मीन्स है, जिसमें रिलीजन छुपा के, आइडेंटिटी छुपा के लड़का अगर करेगा तो उसको भी कंसिडर करते हैं। बट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है वो अपने आप में एक क्राइम है, 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो लड़की ने अगर बोल दिया कि हाँ भाई तूने मुझे प्रॉमिस किया था और अब शादी नहीं कर रहा, तू बैकआउट कर रहा है, दिस इज रॉन्ग, और फिजिकल कर लिया तूने इसी बहाने से, तो फिर केस झेलना पड़ेगा, आपके लग जाएंगे। तो फॉल्स प्रॉमिस का अगर केस लड़की कर रही है, मतलब लड़की ने गलत एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल वो बदला लेना चाहती है या किसी तरीके से वो मिस इंटरप्रेटेड कर रही है कि भाई ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये इस केस में अगर लड़का विक्टिम है तो कैसे ना प्रूफ्स ना रख सकता है अपने पास, या तैयार रह सकता है कि इस केस को बीट किया जा सके, या ऐसा कुछ है नहीं? देखो, किसी भी केस को बीट करने का शॉर्ट तरीका किसी कानून में किसी देश में नहीं है। शॉर्ट कोई तरीका शॉर्ट नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आप सिर्फ बातों से, गुलाब दे के, चॉकलेट दे के, टेडी दे के काम करने की बजाय आप उसको डॉक्यूमेंट करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे, SMS पे, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, उन पे बी स्पेसिफिक कि ये सिर्फ वी आर प्लेइंग गुडी गुडी, हम रिलेशनशिप में हैं, विल हैव फन,
विल पार्ट वेज, तो अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊं, हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, कोई शादी नहीं करनी है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है शादी करनी। शुड बी क्लियर। ही शुड बी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो पहली चीज ये है। दूसरा क्या होता है कि ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल मत जाओ जहां कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो, कोई टॉक्सिसिटी आ जाए, क्योंकि जैसे ही किसी टॉक्सिसिटी आएगी तो आते ही सबसे पहले क्या होगा कि आपको अंदाजा मिलेगा कि हाँ मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है, और जैसे ही आपको अंदाजा मिलेगा आपको बैकफुट पे चले जाना चाहिए। हमारे देश में तो 140 करोड़ से ज्यादा है यार, क्या इतना वो रखना है? और नहीं तो टाइम, इतनी आग लगी तो टाइम से शादी कर लो। देखो इतना आजकल तो वन नाइट स्टैंड के चक्कर में लगे हुए हैं लोग, क्लब जा रहे हैं, वहाँ ड्रिंक करते हैं, लड़की लड़कियां करते हैं, वहीं होटल बुक हो जाता है। बिल्कुल। सुबह उठते हैं, अगर सुबह उठ के लड़की ने बोल दिया कि आई वाज ड्रंक, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, तो गया तो लड़का गया काम से। दारू पीने के बाद आपका कंसेंट डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता। तो क्या करोगे? ये तो आप लिव इन की बात कर रहे हो। लिव इन में अगर आप लंबे टाइम तक रहते हो किसी लड़की के साथ, लेट्स से 5-6 साल रह गए, एंड किराए पे कमरा लेना था, मकान मालिक को बोला जी हम तो शादी हो चुकी है हमारी, हाँ, यही बोलते हैं, वरना कोई कौन देगा रिलेशनशिप वालों को। तो बाद में वो लड़की आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है, अच्छा, उसको बहुत सारे राइट मिलते हैं। फिर डोमेस्टिक रिलेशन में आ गए ना आप, हाँ। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो मतलब अगर आप लड़की के साथ इन्वॉल्व हुए तो कहीं ना कहीं अब ड्राइविंग सीट पे लड़की है, वो कितना वर्स्ट उसे ले जा सकती है ये वो डिसाइड करेगी। अगर वो दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ, कानून ऐसा है, लड़के के फेवर में स्पेसिफिक कानून ही नहीं है। नाइन यही नहीं स्पेसिफिक कानून लड़कों के फेवर में नहीं है, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। लड़कियों के फेवर में स्पेसिफिक लॉ है, और स्पेसिफिक लॉ मतलब वहां उस चीज की एलिगेशन लगेगी तो वो होगा, उसके लिए केस शुरू हो जाएगा, उसके लिए जो लीगल जो हमारे जुडिशरी है, जो मैकेनिज्म है, वो शुरू हो जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो जब भी रिलेशनशिप में जाओ तो पहली बात तो आपको खुद विजिलेंट रहना पड़ेगा। जैसे एग्जाम होता है ना, कि एग्जाम तो आपका मार्च में होना है, तैयारी आपकी अप्रैल से शुरू हो गई, तो आपको वही रखना है कि अगर आपको माइंड इंटेंशन नहीं है शादी करने का, पहली बात तो ऐसे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है बिल्कुल। अगर आपका शादी करना का इंटेंशन नहीं है और सिर्फ फिजिकल होना है, तो भी अगर आपको वन नाइट स्टैंड पे जाना है तो ड्रंक होके नहीं जाना है, बी क्लियर टू दैट। तीसरा, अगर आपको इतना ही लगा है कि भाई मैं अपनी बॉडी की नीड पूरी करनी है और मैं नहीं रुक सकता हूँ, तो गो फॉर मैरिज। ऐसा नहीं कि मैरिज इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि जिसमें आप बच जाओगे, सेफ वे, लेकिन एटलीस्ट दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल थिंग। करेक्ट। आपके परिवार का, दूसरे के परिवार का वो एक्सेप्टेबल है, तो यू बिकम ए यूनिट। करेक्ट। तो इधर उधर मुंह मारने से अच्छा तो यही है। बाकी जिस टाइम आपको करियर पे ध्यान देना चाहिए उस टाइम इन चीज़ों में लगोगे। अगर 100 लड़के ये काम करेंगे तो 20-30 तो फंसेंगे। करेक्ट। दिस इज द रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। आजकल बहुत चीज़ों को क्या नॉर्मलाइज भी करने लगे लोग, कि अगर आप जैसे मैंने देखा कि कुछ है ना यूट्यूबर्स और कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स रोड पे लोगों को रोक के पूछते हैं व्हाट्स बॉडी काउंट, एंड पीपल फ्लॉन्ट इट कि मेरा 10, मेरा 15, और वो शायद ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितने बड़े खतरे से खेल रहे हैं। किसी भी एक दिन कोई गलत फंस गया या आपने कुछ गलत किया या उसने सोच लिया कि आपके साथ अब गलत करना है, तो आपका क्या ही होगा भगवान जाने। नहीं, बात वो गलत करने की नहीं है। जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है इस तरह का कि जो अपना व्यूज काउंट बढ़ाने के लिए कहीं क्रॉट प्लेस में कहीं भी जाके बोलेंगे एकदम से कि बताओ व्हाट इज योर बॉडी काउंट, दिस इज नॉट ओरिजिनल आइडिया। पहली बात तो यूएस, यूके और ऐसी जगह पे लोग कर रहे हैं, हम तो वहां से कॉपी कर रहे हो आप कि आपको ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने चटकारे लेने की आदत है, तो अगर किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ स्पाइसी सी बात हो रही है, तो उस पर बात करेंगे। और तुम्हारी देखना ही है, तुम उनकी व्यूअरशिप खत्म कर सकते हो। आप कुछ कंस्ट्रक्टिव देख लो यार, करेक्ट, कुछ पढ़ने का देख लो, न्यूज़ चैनल देख लो। अगर न्यूज़ चैनल नहीं देखते हो, आजकल यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे चैनल हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बिल्कुल, गो फॉर दैट। जो आपकी एज 18 से 16 से बताऊंगा आपको, 16 से लेके 26 साल तक की एज जो है, यही आपका टाइम है जो आपकी फेट डिसाइड करता है। आपको उस टाइम या तो करियर पे ध्यान दे लो या इन सब चीज़ों में लग जाओ। बिल्कुल। और अगर आप करियर पे ध्यान नहीं दोगे तो बाद में आप बैकफुट पे रहोगे, बहुत पीछे रहोगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग तो अपना करियर भी नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल, अगर एक बार भी एक एफआईआर हो गई तो सरकारी नौकरी तो गई, तो लगनी नहीं है, नहीं लगेगी। उसके बाद जो बाकी की हैरेसमेंट है वो कौन झेलेगा? करेक्ट। लॉयर की फीस कौन देगा? डेट पे कौन जाएगा? नहीं डेट पे जाओगे तो वारंट हो जाएंगे, पुलिस फिर उठा के लेके जाएगी, बिल्कुल, बेल करवानी पड़ेगी, और 8-10 साल केस लड़ने के बाद फिर वही 3-4 साल की जो गले पे तलवार है वो लटकी रहेगी। वो हमेशा रहेगा। वहां कन्विक्शन हो गया, प्रॉस्पेक्ट खत्म, शादी करने लायक भी नहीं हो। अपने होने वाले ससुराल में क्या बताओगे कि इस पे लड़की छेड़ने का केस चल रहा है, बिल्कुल, या फिर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस चल रहा है। बाद में पता लगेगा शादी के बाद, तो फिर इशू पड़ेंगे।
आपकी पत्नी आएगी, फिर वो दुखी करेगी। एक और चार्ज लग सकता है कि आपने फिर से फॉल्स प्रॉमिस करा एक और के साथ, अगर आपने नहीं बता के शादी कर ली तो वो एक अलग वो अलग है, लेकिन फिर भी अगर वाइफ आएगी तो ताने तो मारेगी बिल्कुल वो तो है। कि तूने बताई नहीं थी, तू पहले से ही ऐसा था, और तू मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है। ये होती है, दिस इज ह्यूमन नेचर, होता है। आपको बचना पड़ेगा। तो जितना हो सके इस एज के अंदर अगर आप ठीक से निकल गए तो उसके बाद पूरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने जैसे साथ में रहने की बात करी कि इंडिया में लीगली अलाउड है, आपको कुछ कोई प्रोसीजर नहीं करना एक्सेप्ट उत्तराखंड। शादी के बाद क्या लड़का और लड़की दोनों किसी और के साथ अगर ऐसे रहने लग जाते हैं, उनकी शादी है, उन्हें डिवोर्स नहीं लिया है, लेकिन वो अब किसी और के साथ भी रहने लग गए, तो वो भी लीगली वही प्रॉब्लमेटिक है या चलता है वो भी? कोई कानून नहीं है उसके खिलाफ, कोई कानून खिलाफ रह सकते हो, रह सकते हो। अडल्ट दोनों, अडल्ट्री, हाँ अडल्ट्री पहले एक ऑफेंस हुआ करता था, जब आईपीसी थी 2019 में सुप्रीम कोर्ट हैज स्टक इट डाउन, और उसके बाद जब भारतीय न्याय संहिता आई तो उसमें अडल्ट्री का कानून ही नहीं है। तो शादी के बाद अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते हैं, हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता है, वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है, तो वो रह सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा केस है कि लड़की नहीं चाहती कि लड़का ऐसा करे, या उससे लग रहा है कि यार ये गलत कर रहा है मेरे साथ, है लड़का, तो फिर तो केस बनेगा। समझा नहीं मैं। मतलब जैसे कि लड़की का हस्बैंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, हाँ, लेकिन अब लड़की को तो पसंद नहीं है कि वो रह रहा है, अडल्ट्री के एक्ट में तो वो रह सकता है, लेकिन इसे पसंद नहीं है उसकी वाइफ को, तो वो तो फिर केस कई केसेस पे उलझा सकती है उसे। तो ये दोनों सिचुएशन जो है ना वो हाँ। सेलेक्टिव है, हाँ। कि अगर हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, मिस्ट्रेस रखता है, हम्म। तो वाइफ उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है कि भाई, और डाइवोर्स ले सकती है। वाइफ अगर अडल्ट्रस रिलेशनशिप में है तो हस्बैंड उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स का केस कर सकता है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में पति जो है वो विक्टिम नहीं माना जाता। किसी भी केस में नहीं? डोमेस्टिक वायलेंस के इस एक्ट के अंदर जो पति है वो विक्टिम कंसिडर नहीं होता कानूनी तौर पे, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पोंडेंट हो सकता है, वो कल्परेट हो सकता है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, वो विक्टिम नहीं हो सकता। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। दूसरा, वाइफ अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और वो कहती है कि मेरा पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और चांसेस हैं कि उसको मेंटेनेंस मिल भी सकती है, मिल भी। क्योंकि आप ये प्रूव करना, हमारे यहाँ ना ये चीज प्रूव करनी हमारे लॉ के हिसाब से कि कोई अडल्ट्री में रह रहा है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ रह रहा है, उनका फिजिकल रिलेशन है, आप प्रूव कैसे करोगे? आप उनके बेडरूम में कैमरा लगा नहीं सकते। वो आके बोल दे कि जी हम तो सिर्फ दोस्त हैं, या फिर हम तो फ्लैटमेट है, ये अपना आधा किराया देती है, मैं अपना आधा किराया देता हूँ, क्योंकि हम दोनों बाकी का पूरा नहीं दे सकते। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि दोनों का रिलेशनशिप है? दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट सिचुएशन। फिजिकल आप प्रूव कर नहीं सकते, ओरली आप कुछ भी बोलते रहो। ऐसे केसेस हुए हैं जहां वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, उसने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी, कोर्ट ने बोला कि नहीं, यू आर लिविंग इन विद योर बॉयफ्रेंड, तो अडल्ट्रस रिलेशनशिप है, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। कुछ साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद वाइफ रहती अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, अभी भी उसने दोबारा से फिर मेंटेनेंस का केस किया। अब कोर्ट कहता है कि नहीं, अब तुम वाइफ नहीं है, अब ये डाइवोर्स्ड वाइफ है, अब इसको मेंटेनेंस मिल सकती है जिसके साथ चाह रहे हैं। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिस्टम। हस्बैंड लेके दिखा दे इसमें मेंटेनेंस, ऐसी तरीके से नहीं ले सकता। हस्बैंड के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मेंटेनेंस लेने का। लेने की। एक 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 प्रोविजन है पूरे कानून में, इतने सारे कानून में सिर्फ एक प्रोविजन, वो भी हिंदू मैरिज एक्ट है, सेक्शन 24, जहां वाइफ अगर ज्यादा कमा रही है तो हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। क्लेम कर तो मिलेगी नहीं मिलेगी बात ये तो सब्जेक्टिव डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट। आपकी शादी हो गई? नहीं अभी तो नहीं हुई। चलो ध्यान रखना। अब मुझे लग रहा है मुझे डरना पड़, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। आपने ऐसे बोला ना, एक लॉयर फ्रेंड होना चाहिए, एक जानकार होना चाहिए। हाँ, आई होप कि हम फ्रेंडशिप मेंटेन रखेंगे। नहीं, अगर आप, हम तो रखेंगे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बट प्रॉब्लम यही है कि अगर आप गड्ढे में कुएं में कूदना चाहोगे तो मैं आपको चाह के भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो फिर मेरी गलती है, वो तो नो डाउट। नहीं, गलती नहीं है, आप जो भी काम करोगे जैसा भी है, देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, आउटकम क्या हुआ ये नहीं पता। मैरिज इज प्योरली गैम्बल, तो आपका बाद में क्या रिजल्ट रहेगा कुछ नहीं पता, इट्स जस्ट फेट कैसे है। बट भी थोड़ा सा विजिलेंट रहो, साफ सुथरे रहो, तो ठीक रहता है। क्यों ऐसे काम करने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? जितना आप क्लियर और सही तरीके से चल सकते हो उतना तो पहले जितना वही कोशिश करो, पहले से। पहले वो तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी रखें। हाँ, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है वाइफ के साथ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, कोशिश करो घर में बैठ के सॉर्ट आउट करो। क्योंकि अगर आप घर में बैठ के सॉर्ट आउट कर लोगे तो आप बहुत सारे हैरेसमेंट से बच जाओगे।
भगवान ने आपको 70-80 साल की उम्र दी है, अगर आप उसमें से 10 साल 15 साल आपने कोर्ट में निकाल दिए, 20 साल सोते हुए निकाल दिए, करेक्ट। तो आधी उम्र तो इसी में निकल गई। बाकी जो जिस तरह का ट्रैफिक है आजकल, आदमी कम से कम नहीं तो 20% उम्र अपनी ट्रैफिक में निकाल दे रहा है, निकाल ले रहा है। तो बचा क्या आपके पास? अपना खुद का तो कुछ बचा ही नहीं ना, उस चीज़ का ध्यान रखो। आपने जैसे बोला कि किसी की वाइफ है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, तो वही तो लीगली एक्सेप्टेबल है। अगर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, यहाँ डिवोर्स नहीं हुआ, तो ये बच्चा किसकी जिम्मेदारी में आएगा? डिपेंड करता है कि वो जब प्रेग्नेंट हुई थी तो वो कहाँ थी। अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहती है और उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो रहती नहीं है, और बच्चा जब हुआ है जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे और एक्सेस था दोनों को, तो प्रिजम्पशन ये होगी कि बच्चा जो है उसके हस्बैंड का माना जाएगा। अगर वो प्रूफ करता है कि उसका बेटा नहीं, कैसे प्रूव करेगा? कंक्लूसिव प्रूफ है कि साथ में रहते थे। दिस इज द प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन इन लॉ। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन मतलब उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं दिया जा सकता। और डीएनए रिपोर्ट ये सब जो होता है, डीएनए रिपोर्ट कैसे क्या करेगी जब डीएनए रिपोर्ट के लिए आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते? बेटा बेटी अपने फादर के अगेंस्ट, जो अगर वो बोलते हैं कि भाई ये मेरे फादर हैं या नहीं, और वो मना करता है, जैसे एनडी तिवारी का केस था, तो उसके बेटे ने केस किया था, तो बेटा और बेटी जो है वो अपने फादर का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन फादर अपनी वाइफ के साथ, मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रहता है और बच्चा हो जाता है और बाद में पता लगता है बच्चा किसी और का है, और रहते थे साथ में, रहते साथ, तो डीएनए टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाएगा तो 99% चांसेस वो डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। लॉ में अगर कंक्लूसिव प्रूफ है तो रह गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो मजेदार सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब बहुत सारे लूप होल्स मिल जाते हैं सामने वाले को, अगर वो चाहे, अगर उस पर केस करना चाहे तो, और बचना चाहे दोनों केसेस में। क्योंकि जैसे आपने बोला कि वो अगर दोनों के साथ इन्वॉल्व है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह रही है, तो इस केस में तो एक तरीके से सारे रास्ते बंद ही हैं। काइंड ऑफ कोई- बंद है। जहाँ कोई कानून होगा वहाँ उसका यूज होता है, तो मिसयूज भी होगा। मिसयूज भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज होगा। चेक बाउंस के केसेस हैं, वो कानून इसलिए लाया था कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें लोगों को थोड़ी फेथ रहे कि आपने चेक दिया तो ऑनर होना चाहिए। और आज का नहीं, वो 1881 का है, आज का नहीं है का। आज का तो तब से चल रहा है कि आपने चेक इशू कर दिया, क्योंकि आज भी देखोगे पुराने जो सदर बाजार के लाला जी बैठे हुए हैं वो पहले उसी पे चलते थे। हाँ, हुंडी बनाते वही थे, खाता। वही खाता बनाते थे, हुंडी बनाते थे और आपका चेक दे देते थे, तो वही ऑनर होना चाहिए। ऑनर करने के लिए ही वो 2 साल की जेल का प्रोविजन था। आजकल चेक बाउंस के केसेस सबसे ज्यादा मिस यूज होता है। आपको मुझसे उधार लेना है, हाँ जी, पहले चेक रख जाओ, कल पैसे ले लेना। चेक रख के पैसे मिले नहीं, 2 साल बाद उसी चेक में भरा और कर दिया केस। ऐसे हो रहे हैं, क्या करोगे? तो सेम गोज विद द हस्बैंड वाइफ, सेम गोज विद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जैसे जैसे कानून होंगे वैसे वैसे उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। सिचुएशनशिप और लिव इन में वापस आते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मान लीजिए कि रिलेशनशिप में लड़के लड़की हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लड़के ने लड़की को या वाइस वर्सा कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हो, कार दे दी, मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दिया। बेवकूफी कर रहे हो। पहले तो नहीं दो, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, शादी से पहले गिफ्ट में मत जाओ। नहीं, गिफ्ट नहीं दोगे तो फिर वो आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा कैसे आगे? लड़कों को चुल होती है ना कि लड़की पटाने के लिए दिखाना कि कितने पैसे हैं मेरे पास, मैं अमीर हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैं तेरी कितनी केयर करूंगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आपको ये चीजें हैं और जब आप इतना ज्यादा कर रहे हो तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भुगतना पड़ेगा ना बाद में। ना, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इसकी क्या रिकवरी के लिए कोई नॉर्म्स हैं? हाँ है, आप रिकवरी केस फाइल कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ दी है आप उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने अपने खाते से दिए हैं, कैसे दिया है, बिल आपके नाम पे होने चाहिए। लेकिन जैसे आप लीगल एक्शन लोगे, आप बोलोगे कि इस लड़की पे मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए थे, आप वापस रिकवर करते हैं। अगले दिन लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और बोलती है कि इसने मुझे झूठा प्रॉमिस किया था शादी का। आपका सिविल केस है, उसका क्रिमिनल केस है। आप सिविल केस में जीत भी गए तो उसको जेल नहीं करवा सकते। वो क्रिमिनल केस में हारेगी तो उससे पहले भी आपको जेल हो सकती है। पहले हो जाएंगे पहले, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करेगी ना। क्रिमिनल केस को। आपकी लड़ाई फिर पुलिस के साथ हो जाएगी, लड़की के साथ नहीं। प्रायोरिटी भी क्रिमिनल केस को मिलेगी। प्रायोरिटी नहीं है, दोनों केसेस का अलग अलग सिस्टम है। आपने सिविल केस किया, उसका प्रोसेस अलग है, वो सिविल कोर्ट में चलेगा। लड़की पुलिस स्टेशन गई है, एफआईआर होती है, पुलिस महकमे के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके साथ के असिस्टेंट हेड कांस्टेबल वो पीछे पड़ जाएंगे आपके कि वो उठा के लाओ उसको, झूठी प्रॉमिस कर रहा था। आप कितने भी प्रूव करते रहो, कहेंगे कोर्ट में दिखाना, कोर्ट में दिखाना, कोर्ट में दिखाना।
जब कोर्ट में दिखाने का नंबर आएगा तब तक 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। करेक्ट। ले लो, रिकवर कर लो पैसे। मैंने तो सोचा था मैं रिकवरी पे क्वेश्चन आपने दे रखे हैं पैसे। ये डार्क हो गया था। डार्क नहीं हुआ, बेसिकली हुआ क्या, मुझे लग रहा है कि आपने पैसे खर्च किए हुए हैं कहीं। नहीं, थैंक गॉड अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ तो ऑन एयर कौन बोलेगा। लेकिन ऐसा केसेस ऐसा, क्योंकि कई बार जैसा मूवीज वगैरह में देखते हैं, प्यार का पंचनामा मूवी आती बहुत, उसमें पूरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप दिखाते हैं, क्या 8 लाख रुपए वो खर्च कर देता है, एंड ही आस्क्ड ब्लंटली कि मैंने तुम पे 8 लाख रुपए खर्च किए, गिव मी दैट मनी। तो ये क्वेश्चन ऐसे, मैंने कई लोगों ने ऐसे प्रैंक कॉल्स भी करे कि पता लगाने के लिए कि कितना खर्चा किया, तो लोगों को पता पड़ा। तो मुझे लगा कि जब ऐसा कोई केस बनता है तो एग्जैक्टली क्या आउटपुट हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है, तो आपने तो फिर बताया कि मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे बेसिकली लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं पैसा अटका हुआ है और ऑन एयर में बताना नहीं चाहता। अरे वो लड़की अगर देख रही होगी तो शील गेट द आइडिया। तो थैंक गॉड अभी फंसा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये ना ही सुने कोई अगर किसी और के साथ भी ना हो। जो भी है, ऐसे एक दो नहीं आजकल बहुत कॉमनली दिख जाते हैं कि लड़की किसी को, लड़के को पब्लिक प्लेस पे अब्यूज कर रही है, मार रही है या गालियां दे रही है। इस केस में लड़का क्या सेम वे में रिएक्ट कर सकता है, या वो बहुत प्रॉब्लम फंस जाएगा? रिएक्ट करने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा। आप गाली भी देते हो, आप मार भी सकते हो, लेकिन अगर आप करोगे तो आप पनिशमेंट के लिए तैयार रहो, पुलिस के हरासमेंट के लिए तैयार रहो। लड़की अगर लड़के को गाली देती है तो लड़का उसके अगेंस्ट गाली देने के एवज में, अगर वो गाली बहुत गंदी नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन अगर लड़का किसी लड़की को गाली देता तो उसमें 3 साल की जेल है। तो पब्लिक प्लेस पे आपने गाली दी और लड़की ने पुलिस बुलाई और उसके बाद आप थाने में जाके बैठोगे, माफी मांगोगे। आपने हाथ उठाया, लड़की ने हाथ उठाया, लड़की ने चाटा मारा, वो हर्ट का केस है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, कम सजा है। आपने हाथ उठाया, लड़की फोन करती है 112 नंबर पे, बोलेगी कि मेरे चाटा भी मारा है, मेरे को छेड़ा भी है, तो आपके ऊपर जो चाटा मारने का वो तो छोटा था और जो छेड़ने का वो 3 साल की जेल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, FIR हो जाएगी। तब क्या करोगे? सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। पहली बात तो ऐसी जगह जाके ऐसी लड़की के मुंह लगना ही क्यों है जो आपसे लड़ाई कर रही है? भाई किसी के साथ कुछ भी गलत हो सकती है। आप कई बार क्या होता है कि आप घर से निकले, कोई आदमी दारू पी के घूम रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कि आप जाके उससे लड़ाई करो, देख लिया दारू पी रखी है, ठीक है जाने दे यार, पागल है, ये तो बोलोगे ना, या लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। नहीं लड़ना। अगर किसी लड़की के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो लोग करते हैं, लड़की चाटा मारती है, लड़का भी चाटा मारता है, बट अगर लीगल एक्शन होना शुरू हुआ तो लड़के के लिए वर्स्ट है। तो लड़के के लिए प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अवॉइड करो ऐसी सिचुएशन में जाना। और अगर जाते भी हो फिर भी तो आप अकेले नहीं हो, किसी को बोलो कि पहले वीडियो बना के रखे और आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलो। वो चाटा मार रही है, आप जाके अपने नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तैयार करवाओ, कोर्ट में केस कर दो। तो बेस्ट वे यही है कि एक्शन ना ही लो, किसी तरीके दूर से रहो, उस समय दूर हो, इसी से बचे रहो, सिचुएशन से दूर रहो। देखो अगर कोई भी लड़का है, उसको अपना करियर बनाना है, UPSC क्लियर करना है या कोई और SSC का एग्जाम क्लियर करना है, तो उसकी फाइट जो है वो कहीं और है। उसकी फाइट है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप अपना एरेना छोड़ के और मेट्रो में चौराहे पे जाके किसी लड़की से हाथापाई करते हो तो दैट इज नॉट योर एरेना। तो आपको हर जगह जाके नहीं, यू नीड टू बी विजिलेंट, यू नीड टू बी क्लेवर इनफ टू चूज योर फाइट। अब आपको ये नहीं पता मुझे कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं। एक कहावत, मतलब कहते हैं कुछ लोग, मैंने कहीं पढ़ा भी था, कि जो आदमी सारी लड़ाइयाँ लड़ता है वो बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतता है, लेकिन जो चूज करके लड़ता है वो मेजॉरिटी लड़ाइयाँ जीतता है। तो आप ध्यान रखो इस चीज का, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर यही केस ऐसा हो कि अगर हस्बैंड वाइफ है और अगर सेम सिनेरियो है कि पब्लिक प्लेस पे लड़की लड़के को अब्यूज कर रही है या वो कर रही है, तो ये चीज़ें और बिगड़ जाएंगी या जितना आपने बोला उतना ही एप्लीकेबल रहेगा? देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में गाली गलौज है वो होता है, तो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट उसका कोई केस इस तरह का जनरली रजिस्टर नहीं करवा सकती है। करती भी है लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें। हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है तो भी सिमिलर सी सिचुएशन है, लेकिन वहाँ डाउरी के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस में तो आता ही है। बिल्कुल। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है, इंटरिम ऑर्डर ले सकती है, तो दैट कैन बी डन। वाइफ के अपने राइट्स हैं और जो स्ट्रेंजर है उनके साथ आपके राइट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीनप एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से लीगल नहीं है। कुछ एक गोवा है जहाँ पे पुराना चला आ रहा है ओके। पोर्तुगीज टाइम से, उसके अलावा इंडिया में प्रीनप इज नॉट वैलिड।
तो प्रीनप एग्रीमेंट में नॉर्मली जैसे लोग जो बाहर प्रैक्टिस होती है उसमें लोग अपने लीगल राइट्स को रिजर्व करने के लिए, एसेट्स मैनेजमेंट के लिए कि अगर डाइवोर्स हो गया तो एसेट्स किसके किसके पास जाएंगे या कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हम इसको सिक्योर करते हैं। इंडिया में जैसे आपने बोला कि इतना एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर शादी से पहले थोड़ा सा भी डाउट है या डाउट नहीं है, चलिए जो आजकल हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो एक लड़का या लड़की बोथ कैसे अपने एसेट्स को सिक्योर कर सकता है? तो मुझे बाकी तो एसेट्स पे बाद में बात करेंगे। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझे एग्जैक्टली लग रहा है कि आप अपने लिए पूछ रहे हो। नहीं, मैं पब्लिक की वॉइस हूँ, अंदर से आवाज तो फील है ना, वो अंदर से आ रहा। शायद मैं नींद बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसा बॉय कि सर देखो 2-4 महीने में होने वाला है, पहले पूछ लेता हूँ सर से। देखो प्रीनम क्या है, दैट इज नॉट वैलिड इन इंडिया। अगर आप सोचते हो कि मैं एग्रीमेंट करके अपने एसेट्स बचा लूंगा या बचा लूंगी, यू कांट डू दैट। हाँ, कि अगर आपके पास आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग, आपकी शादी हो गई, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज वो आपकी प्रॉपर्टी पे हिस्सेदार नहीं होता है। ओके, ठीक है, आपकी वाइफ आपकी प्रॉपर्टी में रहने की हिस्सेदार है, राइट है उसका, लेकिन क्लेम नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी मेरी हो जब तक आप जिंदा हो। डाइवोर्स होने के बाद तो वो राइट भी खत्म है। लेकिन अगर आप प्रीनअप करते बोलते कि तेरे एसेट तेरे, मेरे एसेट मेरे, तेरी इनकम तेरी, मेरी इनकम मेरी, तो दैट कैन नॉट ओवरराइड। सुप्रीम कोर्ट की एक दो जजमेंट आई थी इसको लेके, उन्होंने बोला था कि कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कानून में लिखा हो उसको उसके ऊपर नहीं जा सकता, उससे आगे नहीं जा सकता, उसको वैलिड जो वैलिडिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मिलेगी। कनेक्ट। तो आप एग्रीमेंट करके कानून नहीं तोड़ सकते। तो दैट इज द सोल रीजन। तो मेंटेनेंस का जो राइट है वो मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस के जो अंडर मिलते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, जो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन है, वो सब मिलते हैं उसको और मिलेंगे। आपकी प्रॉपर्टी अगर उसको बाद में हथियानी है तो जनरली क्या होगा कि वो डाइवोर्स के टाइम पे आपके पिताजी के ऊपर रेप का केस डालेगी कि कि मेरे पति घर पे नहीं थे, रात को ससुर साहब आए, दारू के नशे में धुत थे, मैं बेड पे लेटी हुई थी, कुछ दरवाजे खटखटाया, मैंने सोचा कि पानी वानी मांग रहे होंगे, अंदर आए, मेरे ऊपर लेट गए, तो केस होगा उसका। तो और ये इसके लिए उसको कोई प्रूफ देना पड़ेगा? प्रूफ क्या होता है? प्रूफ नहीं है, एलिगेशन पे केस तो एलिगेशन पे होता है, प्रूफ तो कोर्ट में लगते हैं। केस को कोई प्रूफ देना पड़ता कोर्ट में? नहीं, अगर फिजिकल रिलेशन हो गया तो पहली बात तो आप लड़की बोलती कि मेरा कंसेंट नहीं था, तो ये माना जाएगा कि उसका कोई कंसेंट नहीं था, उसकी सहमति नहीं थी। अगर फिजिकल रिलेशन भी प्रूव नहीं हुआ, लड़की बोलती है कि साल भर पहले ससुर साहब ने मेरे साथ ये जबरदस्ती फिजिकल किया था, तो उसका तो मेडिकल भी नहीं आएगा। हाँ। लेकिन सिर्फ लड़की के कहने की वजह से एफआईआर भी रजिस्टर होगी और केस भी चलेगा। और अगर वो लड़की क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी गवाही नहीं टूटी तो 7 साल की जेल की जो तलवार है वो लटकेगी और 7 साल की जेल हो सकती है, क्योंकि प्रिजम्पशन है। ये माना जाएगा कि लड़की की सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट पे भी कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन हो जाता है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं कि 1 साल बाद 2 साल बाद मैं केस कर रही हूँ, तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आपने तब नहीं किया या आप कब तक कर सकते हैं? ऐसा कोई इसके लिए कोई लॉ है? देखिए, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें सजा 6 महीने की है, तो आपको 6 महीने के अंदर, जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसको 6 महीने के अंदर आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जाने का है, कोर्ट के ऊपर है। अगर किसी में 1 साल तक की जेल है तो वहाँ लिमिटेशन पीरियड 1 साल का है। कहीं 3 साल तक की जेल है तो वहाँ लिमिटेशन 3 साल का है। लेकिन 3 साल से ऊपर होते लिमिटेशन खत्म। अब आप केस कभी भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इशू है। जो पहले हमारा लॉ था, जो सीआरपीसी थी, उसमें ये लॉ हुआ करता था, सेक्शन 468, जो कि अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने के बाद गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए था। एक लिमिट तो आपको सेट करनी पड़ेगी ना। आज बोलते हैं कि 15 साल पहले मेरे साथ ये गलत हुआ था, एफआईआर तो हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट इस तरीके के केसेस को थोड़ा सा सस्पिशन से देखता है, डाउटफुल तरीके से देखता है। पर केस तो चलेगा ना, प्रॉब्लम तो खड़ी रहेगी। और वो जो हैरेसमेंट में जिस पे बार बार बोलता हूँ वो तो होगा। ऐसे भी केसेस होते हैं, ऐसी भी मैंने एलिगेशन देखी है कि लड़की 30 साल बाद आके बोल रही है कि मेरे साथ 30 साल पहले चाचा ने ये किया था, और पता लग रहा है कि वो इसलिए कर रही है कि चाचा के साथ उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। हाउ वुड यू कंसीडर नहीं किया जाता कि वो किसी तरीके से साबित नहीं कर सकते कि क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी का केस किया इसलिए हम पे बैकफायर कर रहे हैं? ये तो आपका डिफेंस है ना, तो डिफेंस का जब नंबर आएगा तब देख लेना। अभी डिफेंस तो चल नहीं रहा ना, तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी चलेगी। जब प्रोसिक्यूशन की स्टोरी चलेगी तो उसकी मानी जाएगी। आप बेल के टाइम पे कंसिडरेशन दे सकते हो, लेकिन एक बार केस रजिस्टर हो गया, आप या तो क्वेश्चन करवाओ उसकी। लेकिन एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इज इन द सेंस कि जो 3 साल से ऊपर के केसेस हैं वहां
कोर्ट ने या जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं बना रखा क्राइटेरिया कि इतने साल तक ये आप केस कर सकते हो, जो होना चाहिए बेसिकली। जैसे सिविल रिकवरी करनी है तो 3 साल तक आपने केस फाइल नहीं किया, केस खत्म। ऐसे क्रिमिनल केसेस में भी होना चाहिए कि जिस दिन आपके साथ गलत हुआ है, अगर लड़की माइनर थी तो जब वो मेजर हुई उसके 3 साल के बाद तक कर ले, करे 21 साल की हुई तब तक करे, या फिर अगर वो मेजर थी तो जिस दिन हुआ है उसके साल 2 साल 3 साल तक करे, उसके बाद एटलीस्ट कहीं तो फुल स्टॉप लगे ना। कहीं तो जब लिमिटेशन है ही नहीं और पता है कि सिर्फ स्टेटमेंट पे जाके केस रजिस्टर होना है, तो यार केस तो मिसयूज होगा ही ना लॉ। करेक्ट। एक तो हम पब्लिकली शादी कर लेते हैं, हाँ। फिर हमें कोर्ट में भी उसको रजिस्टर करना होता है। हाँ। अगर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी ने अपनी मैरिज का, तो उसे डाइवोर्स लेने के लिए तब भी कोर्ट जाना पड़ता है। ऑब्वियसली आपने शादी कर ली तो उसके बाद आपको डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट जाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ है, हिंदू तो चले जाते हैं, मुस्लिम लोग नहीं जाते हैं। मुस्लिम लोगों ने क्या कर रखा है, कई कई स्टेट में अपनी काउंसिल बना रखी है, शरीयत काउंसिल बना ली, और हस्बैंड वाइफ जाते हैं, वो वाइफ को पकड़ के ले जाएगा, वहाँ साइन करेंगे कि हमारा डिवोर्स हो, एक सर्टिफिकेट मिल गया, और सर्टिफिकेट को लेकर घूमते रहता है। लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों को भी नहीं पता कि शरीयत काउंसिल के पास डिवोर्स देने की पावर नहीं है, परमिसिबल नहीं है। आपको तलाकनामा बनाने के बाद आपको फैमिली कोर्ट में जाके प्रॉपर डिवोर्स के लिए उस तलाकनामे को डिक्लेयर करवाने के लिए केस फाइल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाओगे तो वो वैलिड डिवोर्स नहीं है। लोगों को पता नहीं है चीजें। आपकी शादी हो गई ना, डिवोर्स देने की पावर कोर्ट के पास है। ऐसा नहीं कि आपने पंचायत में जाके 4 कागज साइन कर लिए और आप हो गए, एफिडेविट बनाया या स्टैम्प पेपर पे लिख दिया और आपका डिवोर्स हो गया। डजंट वर्क लाइक दैट। जुडिशरी से होते हुए जाना पड़ेगा, आपको फैमिली कोर्ट जाना ही पड़ेगा। कोर्ट के पास ही पावर है डिवोर्स देने की, और किसी के पास नहीं है। जैसे कि अभी इंडिया में डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप लोग के आसपास भी अब बहुत सारे केसेस आते रहते होंगे, आपके आसपास, आपके कलीग्स के पास, आपके पास। तो सबसे ज़्यादा केसेस में क्या आपको देखने को मिलता है? लव मैरिज में ज़्यादा डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं या अरेंज मैरिज में ज़्यादा हो रहे हैं? ऐसा कुछ आप लोग को देखने को मिलता है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में ज़्यादा होते हैं। डाइवोर्स का जो रेशो है वो दोनों कंपेरेटिवली बराबर सही रहता है। रीज़न यही है कि जो टेम्परामेंट है ना वो अलग है, पेशेंस लेवल नहीं है, फैमिली का इंटरफेरेंस भी होता है कहीं ना कहीं, तो वो बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। और जब आप केपेबल हो कमाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए, तो उसके बाद तो ईजी है ना कि यार डाइवोर्स ले लो। करेक्ट। प्रॉब्लम इसको दूसरे तरीके से समझ के देखो। कोई आदमी अपने माँ बाप से डाइवोर्स ले सकता है, भाई बहन से ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, कानून में नहीं है। वाइफ और हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स लेने का ऑप्शन है। ऑप्शन है तो डाइवोर्स होता है। अगर डाइवोर्स लेने का ऑप्शन नहीं होता, आप अलग अलग रह सकते थे। भाई किसी के भाइयों की लड़ाई हो गई, भाई बहन की लड़ाई होगी, माँ बाप से भी कई बार लोगों की थोड़ी उलझन हो जाती है, अलग अलग रहना शुरू कर देते हो। इतना तो करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने कागज पे लिख दिया कि आज के बाद खत्म हो गया। माँ बाप आपको डिसोन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, आप अपने माँ बाप को नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है। और अलग अलग रहने के बाद भी माँ बाप अगर आपसे मेंटेनेंस क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं वो। आप मना ही नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए कानून में लिखा हुआ है। हस्बैंड वाइफ के बीच में ऑप्शन है, तो ऑप्शन यूटिलाइज भी होता है। दूसरा क्या है कि हर आदमी पीसफुल लाइफ चाहता है। अगर आपकी नहीं बन रही है, कोर्ट कचहरी में जाके एक दूसरे पे जूते मारने का, कीचड़ में जाने से अच्छा है कि आप यार सेपरेटली रह लो, शांति के साथ तो रहो। कभी कभी ऐसा होता है जैसे शादी हो गई, आपने बोला शांति से अलग अलग रहने लग जाओ, आपको पेपर पे या सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए कि लोग चाहते हैं कि हम उस चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, तो दोनों अगर राजी हैं तो डाइवोर्स केस इजी हो जाता होगा मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली अगर दोनों राजी हैं और डाइवोर्स लेना चाहते हैं और बीच में कोई लेन देन या कर लिया उन्होंने, तो कुछ नहीं कि एग्रीमेंट बनाओ, म्यूचुअल कंसेंट पे जाके फाइल कर दो। 2 बार आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, फ्री हो गए। ना पुलिस स्टेशन गए ना कुछ गए, खर्चा भी कमाएगा। और अगर कोई एक राजी है और एक नहीं है कि डाइवोर्स भी नहीं देना, भले ही साथ में नहीं रहते, तो कितना मुश्किल हो सकता है? मुश्किल क्या, आप कंटेस्टेड फाइल करोगे, सामने वाला उसको लड़ेगा तो आपका जो टाइम है वो निकलेगा। 2 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, वो तो बाद की बात, लेकिन चलेगा केस। लेकिन आप डाइवोर्स ले सकते हो तब भी। मेरे फ्रेंड के केस में एक हुआ ऐसा कि उसने डाइवोर्स केस फाइल किया, बट उसकी जो वाइफ है वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होती कोर्ट में। वो हर बार बोल देती है कि ये हो गया वो हो गया, तो कोई आता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, और वो चल रहा है। 2-2.5 साल हो गया उसको, वो चल रहा है। तो अभी उसे उसका मतलब उनके जो लॉयर है वो कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि वो कब ऐसे ये सब एंड होएगा। कि जैसे यही केस हो गया कि एक तरफा वो चाहता है डाइवोर्स, कि सामने वाला कह रहा है मैं तो नहीं दे रही, मैं तो नहीं दूंगी, ना आऊंगी कोर्ट, ना कुछ करूंगी। तो इसका कोई एंड है? इसका एंड क्या है? 2-2.5 साल ही हुए हैं।
तो आप यार वैसी बातें बोल रहे हो। अभी तो केस चलेगा, अभी तो पहले देखो प्रोसेस क्या है। आपने डाइवोर्स केस फाइल किया, आपकी पत्नी डाइवोर्स देना नहीं चाहती, उसके बाद कोर्ट से सम्मन निकलेंगे, सम्मन निकलने के बाद सर्विस होगी, वो आएंगे बोलेंगे कॉपी नहीं मिली हमें कंप्लेंट की, कॉपी मिलेगी, उसके बाद उनको 30 से 90 दिन का टाइम मिलेगा, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, फिर आप उसका रेप्लिकेशन फाइल करोगे, अगर मेंटेनेंस है तो फिर इनकम एफिडेविट होगा, एप्लीकेशन लगेंगी, वो भी अगर बाई चांस हो जाता है सारा कंप्लीट, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, फिर आपकी गवाहियाँ शुरू होंगी, आप इनकम अपना जो एविडेंस एफिडेविट है वो दोगे, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जब ये सारा आपके सारे गवाह हो जाएंगे ऐसे करके, अगर 2-3 गवाह हैं कंप्लीट होंगे, फिर आपकी वाइफ का नंबर आएगा, फिर वो एविडेंस एफिडेविट फाइल करेगी, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके फेवर के गवाह आएंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट पे लगेगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे, फिर आप रिटर्न आर्ग्यूमेंट दोगे, उसके बाद जाके कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन वो आएगा। इसमें लग गई 40 डेट, 1 साल में 3 से ज़्यादा डेट लग नहीं रही। कितना टाइम लग गया? 13 साल। मजे आ गए। 4 भी लगेंगी तो भी बिल्कुल। तो अगर 4 डेट भी लगेंगे 10 साल तो तब भी लगेंगे, बिल्कुल। तो बी रेडी फॉर दैट। तो ये मतलब इस केस में ये है कि और उसमें भी ये आपने जब 13 साल मतलब ये आपने 40 डेट बोली, ये आपने जब बोली जब दोनों के दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं कोर्ट में, और कोई प्रेजेंट भी नहीं हो रहा तो और लंबा जा सकता ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। हाँ। इसमें कई बार जज साहब छुट्टी पे होंगे, कई बार एक पार्टी नहीं आ रही, कई बार दूसरी नहीं आ रही, कई बार वकील साहब की तबीयत खराब है, कई बार हड़ताल होगी, कई बार कोर्ट स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा, स्टेनो अवेलेबल नहीं होगा, कई बार ऑनलाइन नहीं चल रहा होगा, कई बार अटेस्टेशन नहीं होगी, कई बार आपके घर में शादी होगी, कई बार कई दूसरे के साथ में कुछ हो सकता है, मिस हैपनिंग हो सकती है, कई बार गाड़ी खराब हो गई, ये चलती रहती हैं चीजें। 50,000 एनीथिंग, कुछ भी है नहीं, कुड भी एनीथिंग, कुड भी एनीथिंग। आप कोर्ट में गए, पता लगा जज साहब हाफ डे पे आज लीव पे, पूरा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, तो क्या करोगे? स्टेनो ही छुट्टी पे चले गए मान लो, तब क्या करोगे? इवन स्टैनो की छुट्टी पे भी कोई भी जा सकता है ना, जो टाइपिंग करने वाले वो नहीं हो तो आपका गवाही रिकॉर्ड कैसे करोगे? देयर नो बैकअप। क्या जज छुट्टी पे है तो कोई दूसरा जज हैंडल? देयर आर बैकअप, लेकिन जिस जज के जगह पे दूसरे जज आते हैं, रिलीविंग जज का कॉन्सेप्ट आ गया अब तो, पहले लिंक मजिस्ट्रेट या लिंक कोर्ट होते थे, उनके पास अपना खुद का भी तो केसेस है कोर्ट के, पहले वो अपने कोर्ट के देखेंगे कि दूसरे के कोर्ट के देखेंगे। वो फुर्सत होंगे तो शायद आप में देंगे। और वैसे फुर्सत होगी तो, और फुर्सत या तो विलिंगनेस होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। आपके पास फुर्सत है लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे, तब क्या करोगे? बोला कि रीडर को कि यार इनको डेट दे दो, मेन कोर्ट में जब जज साहब आएंगे वही देखेंगे जिन्होंने फाइल पढ़ रखी है। ये होता है, लेकिन जो अर्जेंट मैटर है वो आप चेंज करा सकते हो। बेल है, बेल आप सुनवाई करवा सकते हो, यहाँ नहीं हो तो दूसरे को जज के पास, दूसरे नहीं तो तीसरे के पास, लिंक होते हैं उसमें, तो उस तरह के जो अर्जेंट मैटर है उसको करवा सकते हो। कुछ और अर्जेंसी है, हाई कोर्ट में जज साहब जैसे छुट्टी पे चले जाते हैं कई बार, तो आप इमीडिएटली कोर्ट मास्टर साहब को रिक्वेस्ट करके उसको 2 बजे 12:30 बजे दूसरे कोर्ट में आप पेश करवा सकते हो जाएगा, वो सुनेंगे। डिपेंड करता है अर्जेंसी कितनी है। जो रेगुलर मैटर है उसमें अर्जेंसी नहीं मानी जाती। नहीं मानी जाती तो चल रहा है। अभी एक वीडियो मैंने देखा, इनसाइड कोर्ट एक वीडियो था, उसमें एक डाइवोर्स केस था जिसमें शादी सिर्फ 1 महीने की थी और आदमी जो था वो सरकारी नौकरी पे था। अब लड़की ने डाइवोर्स फाइल किया तो लड़का सेटलमेंट के लिए अमाउंट देने के लिए रेडी था फॉर 15 लाख रुपीस। लड़की ने बोला मुझे 40 लाख चाहिए। लड़का खिसकते खिसकते 30 लाख तक आ गया, मतलब डबल कर दिया उसने अमाउंट, लेकिन तब भी लड़की का लॉयर कह रहा था कि नहीं हमें तो 40 लाख ही चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में मैंने देखा कि जज जो थे उन्होंने खुद कन्विंस करने की कोशिश करी ना लड़की के लॉयर को कि देखो थोड़ा 31-32 तक मामला सेटल करो और ख़त्म करो इस बात को। तो क्या जज के पास इस चीज़ में पावर नहीं होती या वो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते कि वो सेटलमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने की शादी के लिए 30 लाख देना तो ये तो एक्सटॉर्शन जैसा ही केस साउंड करता है। कई लोग साथ हो भी रहा हो, कई लोग साथ हो सकता है इसका उल्टा भी हो रहा हो। तो क्या जज के पास वो अथॉरिटी है कि वो सेटलमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है? नहीं है, जज के पास, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि सेटलमेंट कितने में होगी। ये पार्टीज के बीच की बात है, पार्टी सेटल करना चाहे फ्री में कर ले। कई बार वाइफ जो साइड है उसको ज़्यादा जल्दी है तो पति को पैसे भी दे सकती है कि तू जल्दी पीछा छोड़ दे। पति को ज़्यादा जल्दी है तो वाइफ को पैसे देगा कि तू पीछा छोड़ दे, और दोनों को जल्दी नहीं है तो केस लड़ेंगे। कोर्ट किसी भी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम सेटलमेंट करो और इतने अमाउंट पे करो। दिस इज योर प्रेरोगेटिव, करना है करो, नहीं करना मत करो। बट जो जजेस हमको भी दिखता तो है ना गलत हो रहा है, बिल्कुल, तो थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, बाउंड नहीं कर सकते, सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। सजेस्ट कर सकते हैं, तो बोल देंगे कि हम नहीं कर रहे जी, आप जज साहब ऑर्डर कर दीजिए। अब जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, अगर वो सेशन कोर्ट का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा।
तब तो फिर वही तो swipe चलता रहेगा, right, चलता है ना, देयर इज अ प्रोसेस, वो फॉलो करेगी। अगर आपको कोर्ट का ऑर्डर पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि आपके राइट्स के हिसाब से है, तो ठीक है। नहीं लगता है तो एक पार्टी ने तो दूसरी जाके चैलेंज कर सकती है ना, आपके पास लीगल राइट है, अपील है, रिवीजन है, इनहेरेंट पावर्स हैं, उसके अलावा एसएलपीज हैं, आप बहुत सारे तरीके हैं कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने के। आपको कोर्ट का ऑर्डर में लगता है कि हमें लीगैलिटी है, तो यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू फाइल द अपील, कोई दिक्कत थोड़ा है, मना कौन करेगा आपको। दैट इज अनदर राउंड ऑफ लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं लोग। अभी इस तरीके से देखा जाए तो कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, हस्बैंड ने कंटेस्टेड केस फाइल किया वाइफ के अगेंस्ट क्रुएलिटी का, और कोर्ट ने बोला कि हाँ तुम्हारी वाइफ ने क्रुएलिटी की तुम्हारे साथ, तो हम आपको डाइवोर्स की डिक्री दे रहे हैं, अब तुम आज से डाइवोर्स्ड हो। लेकिन डायरेक्शन दिया कि वाइफ को एलिमनी में 30 लाख रुपए दोगे, कि आपकी वाइफ वॉज क्रूअल टू यू, उसका बिहेवियर आपसे क्रूअल था आपके साथ, इसलिए आपको डाइवोर्स डाइवोर्स दे रहे हैं, लेकिन और उसके बाद अब आप एलिमनी में वाइफ को 30 लाख रुपए दो। ये न्यूज में था। ये तो है कि मेरे डिसीजन पे, शादी के डिसीजन पे बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा इस पॉडकास्ट का। पता नहीं आपकी शादी के इम्पैक्ट पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यार डिसीजन पहले ले चुके हो और सेफगार्ड करने के लिए अपने एविडेंस इकट्ठी करोगे, तो ऐसे हो सकता है। ध्यान रखो बस, जो भी बिल्कुल ध्यान रखो। पोस्ट मैरिटल रेप जो है वो फाइल इंडिया में हो सकता है? नहीं, उसके लिए कानून नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी इस तरह की चीज़ है जो सेक्सुअल इन नेचर, कोई भी एक्ट होता है, उसके ऊपर हस्बैंड के ऊपर मैरिटल रेप का केस नहीं बन सकता, क्योंकि लॉ ही नहीं है उसके ऊपर, कोई लॉ अभी नहीं, उस पर कोई लॉ कोई पहले था या अब कभी था ही नहीं? कभी नहीं था। कभी नहीं। हस्बैंड इज इम्यून, माना जाता है कि हस्बैंड वाइफ ने शादी की है तो दे बिकम ए सेपरेट यूनिट, और उनका काम है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना एक एज ए सेपरेट यूनिट। उसके बाद सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशन जो है फिजिकल, वो आप बनाते हो, उससे आपके बच्चे होते हैं, आपकी जो घर है वो आगे बढ़ता है, आपका खानदान आगे बढ़ता है, तो आपकी जो जनरेशन है वो आगे ग्रो करेगी। तो आपका पहला पर्पज़ ये भी है। दाम्पत्य का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका मतलब यही होता है कि आप नई जनरेशन लेके आओगे, बिल्कुल, इसलिए आपने शादी की थी। इसलिए आपने शादी की है, नहीं तो आप अलग भी रह सकते थे। करेक्ट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, इसमें इशू चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो लड़कों के लिए भी कुछ लेके आओ, पति के लिए भी कुछ लेके आओ, आप लाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए कानून नहीं होना चाहिए, महिलाओं के लिए कानून हो, है ऑलरेडी है। और भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कोई 4 कानून और ले आओ उनके फेवर के, लेकिन कम से कम 3 कानून पति के और जो लड़के हैं उनके फेवर में भी तो लेके आओ। एटलीस्ट देयर शुड बी सम इक्वालिटी। थोड़ा बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, इम्बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। इम्बैलेंस तो आपके लिए दिक्कत रहेगी। अब आज आप कुछ बोलते रहो, मैं कुछ बोलता रहूँ, कानून बनते रहेंगे, कानून आते रहेंगे और जाते रहेंगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्पेसिफिक जेंडर के अगेंस्ट काम कर रही हैं। दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी किसी ने मेरे से पूछा थोड़े टाइम पहले कि वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। 2021 में जो रोड एक्सीडेंट में लोग मरे हैं उसमें लगभग 70% लोग थे जो मेल थे, आदमी थे, औरतें नहीं थी। 2022 में जो रोड एक्सीडेंट में लोग मरे हैं उसमें लगभग 80% जो थे वो आदमी थे, औरतें कम थी। तो अगर एक्सीडेंट में भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो विक्टिम्स, आप उसको कंसिडर तो करो। करेक्ट, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहा कोई, नोबडी इज टॉकिंग, नोबडी इज गिविंग शिट। मैं एक करना डिबेट देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई न्यूज़ चैनल का था किसी का, उसमें ये डिबेट हो रहा था कि एक एक्टिविस्ट लड़की ने क्वेश्चन उठाया कि बड़ी बड़ी फर्म्स में सीईओज जो हैं वो सब आदमी हैं, तो इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो जो उनको काउंटर कर रहा था उस पर्सन ने ये पॉइंट रखा, जैसा आपने भी जेफरसन पीटरसन, करेक्ट, जॉर्डन पीटरसन, जॉर्डन पीटरसन। तो पीटरसन ने ये कहा कि जेलों में, लेबर क्लास में या इस टाइप की बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे मेल ही विक्टिम है या मेल्स के साथ गलत हो रहा है, या वहाँ पे मेल्स ही आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनरीज में जहाँ आप अंडर वाटर जा रहे हो वहाँ पे। उनका आंसर ये था कि जब आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखोगे तो जो मेजॉरिटी विक्टिम्स हैं वो मेल हैं, जो मेजॉरिटी लोग जेल में है वो मेल है, जो डिप्रेशन में है मेजॉरिटी वो मेल है, जो कंस्ट्रक्शन में और जो लाइफ थ्रेटनिंग जगह पे काम कर रहे हैं मेजॉरिटी वो मेल है। तो आप एक छोटा सा सोसाइटी का पार्ट लेके कुछ ग्रुप के लोगों को लेते हो और बोल देते हो कि तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। दैट इज रॉन्ग। आप जो हार्डकोर रियलिटी है नीचे लेवल पे वो देखो उसको। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ गलत नहीं होता है,
अगर कोई भी किसी भी आदमी के साथ, महिला के साथ, बच्चे के साथ गलत करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एक जेंडर के ऊपर डंडा लेके खड़ा हो जाए और दूसरे जेंडर को कह दे कि सेम एक्ट तूने किया है, सेम सिचुएशन में किया है, लेकिन तू अपने घर जा, एंजॉय कर, और दूसरे कहते हैं जेल। दैट शुड नॉट हैपन, जो कि हो रहा है। ये जो हम फीमेल एक्टिविज्म देखते हैं वो खासकर इन्हीं फाइट्स के लिए रहता है कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जहाँ वो ये देखते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ गलत कर रही हैं, जैसा अभी तक हमने इतना लंबा जो डिस्कशन किया, इसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स निकलते हैं जहाँ पे लॉ का मिसयूज करके, लूपहोल्स का फायदा उठा के लड़कों के साथ गलत होता है। तो उनको क्या इससे क्या फायदा मिलता है कि वो सिर्फ एक सेक्शन को ही है ना वो करते हैं, फेवर कर रहे हैं कि हम इनके लिए फाइट करेंगे, क्योंकि लड़के लड़कों के लिए नहीं कर रहे हैं। फीमेल एक्टिविस्ट लड़कियों, जो गलत लड़कियां उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हैं, इससे भी तो एक इम्बैलेंस बन रहा है। नहीं, आप समझो, आप की जो कानून बनाया है तो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी तो मेल है, आदमी है, उन्होंने ही ऐसा कानून क्यों बनाया, सोचने की बात है। क्योंकि जब वो कानून लेके आए थे, इस तरीके की सिचुएशन होती है जब सोसाइटी में किसी एक तरीके के एक्ट बढ़ने लगते हैं। जब साइबर क्राइम बढ़ने लगे तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया, आईटी से लगा और उस साथ में जो साइबर सेल है वो हर डिस्ट्रिक्ट में बन गए, क्योंकि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। बढ़िया। जब बहुओं के अगेंस्ट दहेज की बहुत दिक्कत होती थी, बहुओं को मार देते थे, जहर देते थे, कुएं में फेंक देते थे, पेड़ पे लटका देते थे मार के, घर के अंदर फांसी दे देते थे, तो डाउरी डेथ के जो प्रोविजन थे वो आए थे। उसी तरीके से जब ये देखा उन्होंने कि लड़के लड़कियों के बीच में जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है उसकी वजह से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, जो कि पहले रेप के केस 376 में माने जाते थे, तो उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, एलिगेशन सेम है, तो इसके लिए कानून अलग से कर दो। तो लॉ बनाने का जो पर्पस है वो ये होता है कि हमारी सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब एक बड़ा इशू चल रहा है जो कहते हैं कि लोग अपना धर्म छुपा के लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, उसके बाद उनसे शादी का वादा करते हैं, उसके बाद फिजिकल बनाते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर शादी करते हैं फिर उसका रिलीजन कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस, बिल्कुल ठीक है। उसको फोर्सफुल कन्वर्जन में भी माना जा सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन में भी माना जा सकता है। लेकिन जो भी आपने किया सिर्फ फिजिकल होने के लिए, आपने अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन छुपाया, उस चीज़ को भी तो आपको टैकल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेक्शन 69 आया। आपने लड़की के साथ कोई डिसीटफुल मीन यूज़ किया, आपने बोला कि तेरी नौकरी लगवा दूंगा, फिजिकल हो जाओ, तो वो भी वहाँ हो सकता है उसके अंदर डिसीटफुल मीन्स में। लेकिन आपने शादी का झूठा झांसा दिया। बहुत सारे लोग हैं वो ये छुपा लेते हैं कि भाई मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, लड़की को बताते नहीं है। तो इस तरह के केसेस हो रहे थे, तो कानून इन्होंने बना दिया कि ठीक है यार ये कानून है। मुझे जो लगता है दिस वाज द बेसिक रीजन। लेकिन अगर आप कोई भी कानून बनाते हो तो आप उसमें इतनी तो बराबरी रखो कि कल की तारीख में जिस जेंडर को आप पनिश कर रहे हो उसको बिल्कुल ही डिप्रेस्ड और सप्रेसिंग उसमें सिचुएशन में ना जाना पड़े। आप थोड़ी इक्वालिटी दो। अगर कोई लड़की भी ऐसा करती है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, जो नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट। आपने जैसे फॉल्स प्रॉमिस की बात और ये बोली कि जैसे आपने कि नौकरी का झांसा दे दिया या रिलीजन छुपा लिया। एक बहुत फेमस केस हुआ था एनी दीवानी का, जिसमें उनकी शादी हुई थी, बहुत लेविश फैमिली थे, बड़े अमीर लोग थे, और शादी के बाद हनीमून पे लड़का लड़की जाते हैं अफ्रीका, वहाँ पे लड़की का मर्डर करवा दिया जाता है बाय हर हस्बैंड। तो उसके बाद पता पड़ता है, जब वो केस और बढ़ता आगे आके उसको देखा जाता है कि वो लड़का गे था और उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो शादी कर ली और उसका मर्डर करवा दिया देन, ताकि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रह सके। तो अपनी सेक्सुअलिटी छुपाना भी बहुत मेजर क्राइम होगा मेरे हिसाब से। देखो, सेक्सुअलिटी छुपाना जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स में आता है। एलजीबीटी जो बंदे हैं, बेसिकली जो गे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेस्बियंस एंड गे, वो जनरली इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हैं कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है। सोसाइटल ऑल्सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि कोई चीज़ छुपा के और फिर शादी करते हो, मैंने तो ऐसे भी गे देखे हैं जिनके शादी करने के बाद बच्चे भी हो गए, लेकिन स्टिल दे हैव द डिफरेंट ओरिएंटेशन। शादी के कुछ साल बाद पता लगता है फिर डाइवोर्स के लिए फिर वो फैमिली कोर्ट में खड़े होते हैं, फिर उनके लिए दिक्कत होती है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो चल रही हैं। तो अगर आप अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको अगर आप छुपाते हो और शादी करते हो तो ये डिसीटफुल मीन्स में आ भी सकता है जनरली। लेकिन शादी हो गई तो फिर आपका काम खत्म हो गया ना। ये सेक्शन 69 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 69 इज एप्लीकेबल जहाँ आपने
प्रॉमिस किया, प्रॉमिस शादी नहीं की, नहीं की। समझे? तो वहाँ इशू रहता है। शादी होने के बाद तो आपके कानून बदल गए ना, फिर तो हस्बैंड वाइफ के कानून अलग है। करेक्ट। दिस इज प्री मैरिज, दैट इज पोस्ट मैरिज। लड़कों के राइट्स पे तो खैर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बाहर आ पाता, क्योंकि कुछ ज़्यादा राइट्स होते नहीं है, मतलब लड़कियों से रिलेटेड में लड़कों के राइट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। अभी एक जालंधर का एक पुराना केस है जिसमें लड़के ने एलिगेशन लगाया कि 4 लड़कियों ने उसके साथ रेप किया और उससे कुछ खास एक्शन हुआ नहीं। तो लड़कों के सेक्सुअल असॉल्ट के या उनके रेप के लिए कोई लॉ है या कोई छोटा भी सेगमेंट है हमारे पास लॉ? देखो, जो हमारा रेप का कानून है उसमें लड़का विक्टिम नहीं हो सकता, लड़का विक्टिम कंसिडर नहीं हो सकता, कोई लॉ लड़के को उसमें विक्टिम कंसिडर नहीं करता। ओके। अगर विक्टिम कंसिडर नहीं करता है तो आपको विक्टिम वाले राइट नहीं मिलेंगे। दिस इज द इशू। अगर आप विक्टिम वाले राइट नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे? आपने बोल दिया 4 लड़कियों ने मिलकर सब इसके साथ ऐसा कर दिया, आप प्रूव करते रहो, जब उसके लिए स्पेसिफिक कानून है ही नहीं, तब कैसे करोगे? इवन इतनी बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है तो बात ही खत्म, वहीं खारिज हो जाएगा वो। न्यूज़ में आता है। न्यूज़ में आ सके। अब ये आपका कॉल है कि आपको न्यूज़ में आना है या नहीं आना है, बस कुछ एक लोगों के लिए रहता है, बट आइडेंटिटी तो जनरली डिस्क्लोज नहीं करते हैं न्यूज़ वाले भी, बट आ जाती हैं चीज़ें, बट वो है, देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अगर कोई कपल है, इंडियन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो बाहर जाके शादी करते हैं, क्या उनकी शादी पे इंडियन लैंड लॉ लगता है या नहीं लगता? डिपेंड करता है कि आपने जो शादी की है वो किस लॉ में की है। वैसे जनरली जब अगर आप हिंदू राइट्स के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से अगर शादी करोगे तो वो आपका एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, देखना पड़ेगा सिचुएशन में। आप फॉरेनर से शादी कर रहे हो, फॉरेन लॉ के हिसाब से कर रहे हो, तो आपको फॉरेन का लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर आप इंडियंस के साथ शादी में, तो हिंदू शादी कर रहे हैं, दोनों हैं इंडियन है, तो इंडियन लॉ जो है आपका वो एप्लीकेबल हो सकता है। चाहे कहीं पे भी शादी करें। नहीं, हो सकता है जनरली, अगर इंडिया में शादी हुई तो इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होगा, और बाहर, इंडिया से बाहर अगर आप जाके शादी करते हो और बाहर के सिटीजन हो तो बाहर का लॉ एप्लीकेबल होगा। ये डिपेंड करती हैं चीज़ें, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ना, जैसे कि ये लूप होल जैसा लोगों को फाइंड आउट हुआ, इस पर बहुत डिबेट भी हुआ कि जैसे यहाँ पे जब शादी कर लेते हैं, और जैसा अभी इतने सारे सिनेरियोज हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे लॉ में फंसते जाते हो, इम्बैलेंस है लॉ में। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप बाहर शादी कर लेते हो तो आप कई चीज़ों से बच सकते हो। तो ऐसा लोगों ने, अब ये मिस इंटरप्रिटेशन है या क्या है ये नहीं पता मुझे। नहीं, ये अगेन ये तो सोसाइटी की ज़रूरत है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी, अभी न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे थे कि पहले जब लड़का लड़की की शादी की बात होती थी, लड़की वाले बोलते थे कि लड़का अरे फॉरेन में नौकरी कर रहा है, इसका 50 लाख का पैकेज है, अच्छा इसकी शादी करवा दो। लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज की डेट में जो जॉब का डिक्लाइन हुआ है कि कभी भी किसी को जॉब से निकाल देते हैं, तो आजकल नया ट्रेंड ये शुरू हो गया कि वो चाहे जॉब कहीं पे भी कर रहा हो, कहते हैं कि इंडिया में इसकी प्रॉपर्टी है, इंडिया में इनका खाने कमाने का जरिया है या नहीं है, वो देखना शुरू कर दिया है, इररिस्पेक्टिव उसका पैकेज क्या है। अगर इंडिया में उसके पास कुछ है तो ठीक है। क्यों? क्योंकि कल की डेट में अगर डाइवोर्स भी होता तो इंडिया की प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ इन्फोर्स किया जा सकता, कुछ तो किया जा सकता। वहाँ कैसे करोगे? तो ये ट्रेंड है, सोसाइटल चीज़ें हैं, वो चेंज होने लग गई है। पहले कहते थे कि हमें बहू ऐसी चाहिए, अब कहते हैं कि हमें दूल्हा ऐसा चाहिए। तो जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से सोसाइटी धीरे धीरे करके मोल्ड कर जाएगी। और हर जो सेक्ट के लोग हैं उनका अपना अपना सोचने का तरीका अलग है। किसी की रिक्वायरमेंट कुछ हो सकती है, किसी एक स्टेट में जाओगे वहाँ देखते हैं कि भाई इनके इस घर में ज़मीन कितनी है, किसी एक स्टेट में जाओगे वो देखेंगे कि लड़का सरकारी नौकरी में है या नहीं है, तीसरी स्टेट में जाके देखोगे वो कहेंगे इसका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, मुझे नौकरी वाला नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस वाला चाहिए। तो डिपेंड्स अपॉन दी सेक्ट एंड दी फैमिली। अभी की जनरेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड चल रहा है, डिंक वर्ड, जिसमें बोलते हैं कि डुअल इनकम, नो किड्स विथ अ डॉग। तो इस एग्रीमेंट पे लोग आजकल पहले से बातचीत कर लेते हैं कि विल लिव लाइक दिस और हम ऐसे रहेंगे। आफ्टर सम टाइम इसमें इशू आते हैं, जैसे कि लड़का बोलता है कि मुझे बच्चा चाहिए या लड़की बोलती है मुझे बच्चा चाहिए। तो दोनों कितने डिफरेंट केसेस बनते हैं। डिफरेंट केसेस कैसे बनते हैं? देखो, ये तो मैं जब भी कहीं ऑनलाइन कुछ बात हो रही होती है तो मेरे वीडियोस पे सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ के आते हैं, स्टे सिंगल विद अ डॉग विद ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। तो ये तो है, बट ज़्यादातर लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, मैं खुद शादीशुदा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि जो सारी मैरिज हैं वो ख़राब होती हैं। करेक्ट। तो अगर आप रहना चाहते हो और कल की डेट में आपको बच्चा चाहिए तो आपको 2-3 तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। लेकिन उसमें भी लॉ जो है वो अडॉप्शन के लॉज हैं, वो आपको
देखना पड़ेगा कि आपके पे अप्लाई कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। सरोगेसी में आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, उसके अपने जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर बिल्कुल अलग रहना है और बच्चा ही चाहिए तो फिर यार आप किसी की एजुकेशन सपोर्ट कर दो, करेक्ट। इट इज़ बेटर आपके लिए। आप उसकी एजुकेशन, उसकी लाइफस्टाइल है, उसको सपोर्ट कर दो। अपने घर में कुत्ता भी तो रख ही रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप किसी इंसान की भी हेल्प करो साथ के साथ में। नहीं कह रहा हूँ कुछ जानवर की, मतलब इंसान की भी करो, पैरेलली। पैरेलली करो अगर आपको करना है तो, लड़का हो या लड़की। लेकिन जब आपको रहना ही सिंगल है तो उसे हाउ डज इट मैटर कि बच्चा चाहिए आपको? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं सपने करने हैं, वही मुझे वो उस आदमी जिससे बच्चा होगा उसके साथ तो रहना नहीं है, लेकिन जो बच्चा होगा वो मुझे चाहिए। ये तो शादी के बाद भी हो सकता है। शादी हो गई, बच्चा हो गया, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं कि बच्चा मेरे पास रहेगा, बच्चा मेरे पास रहेगा, क्या करोगे? तो बच्चे को फुटबॉल तो वो लोग भी बनाते हैं ना कोर्ट में। अगर आफ्टर मैरिज हाँ। लड़की के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, और एंड वाइस वर्सा अगर लड़के के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो क्या लड़का इस केस इस है ना इसके आधार पे डाइवोर्स ले सकता है एंड लड़की भी? नहीं, हमारे यहाँ जो कानून है स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट, उसके अंदर ये रीज़न कि भाई आप बच्चा नहीं हो रहा है, ये रीज़न उसमें नहीं है। क्रुएलिटी है, लेप्रोसी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मेंटल इलनेस है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी है जो दिमाग की बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो ये वाला है कि भाई बच्चा नहीं हो पा रहा है, दिस इज़ नॉट द रीज़न। आप इस ग्राउंड, सिर्फ इस ग्राउंड पे तो डाइवोर्स नहीं, इस ग्राउंड पे दोनों नहीं ले सकते। दोनों नहीं ले सकते। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है और उसकी वजह से कोई ताने मारे जा रहे हैं, कोई क्रुएलिटी का क्रूअल बिहेवियर है, तो डाइवोर्स लिया जा सकता है। हमारे यहाँ नो फॉल्ट डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जहाँ डाइवोर्स का मतलब है कि किसी ना किसी का फॉल्ट है। अगर म्यूचुअल कंसेंट पे आपने ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज तो फॉल्ट वाला डाइवोर्स है कि इसकी गलती के कारण मुझे डाइवोर्स लेना पड़ रहा है। आपने सूट्स वेब सीरीज देखी है? हाँ देखिए, बहुत फेमस है लॉयर्स, मतलब लॉयर्स में नहीं कहूँगा, वाहियात मैं और वाहियात है, वाहियात वाहियात। वाहियात मैं आपका रिव्यू चाह रहा था और आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। वाहियात। अगर आपको देखना है एक्चुअली में कोई चीज़, तो बहुत पहले 2000 या 2002-4 के आसपास एक सीरीज आई थी, द प्रैक्टिस। ली प्रैक्टिस। हाँ वो देखिए। अगर आपको एक्चुअली कोर्ट रूम देखना है तो आप वो देख सकते हो। वो यूएस लीगल सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा तरीके से लॉयर कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, डेली रूटीन में कोर्ट का जाते हैं कैसे करते हैं, आप उसको देख सकते हो। सूट्स इज एक्सैजरेटेड, वो कॉर्पोरेट कल्चर दिखाया हुआ है कि आपको पूरा कोर्ट में जाने के बजाय बस 2-4 बातें मारी और आपका सेटलमेंट हो गया, काइंड ऑफ क्लोजर चाहिए आपको। हाँ, उस पे चल रहे हैं। वो ट्रायल में ना जाके उसको बाहर ही सेटल करके जल्दी से करके वो टॉप ऑफ द टॉप वाला है कि हम मल्टीपल करोड़ रुपए की गाड़ी में जाएंगे, हम 50,000 का सूट पहनेंगे, 1 लाख रुपए के जूते पहनेंगे, अच्छी सी घड़ी पहनेंगे, और जब पार्टी में भी जाएंगे तो हमारी आर्ली बिलिंग चलती रहेगी, और उसके बाद किसी को कुछ इशू पड़ रहा है तो हम कोई कॉन्टैक्ट निकालेंगे, सही गलत उसको धमकाएंगे, कुछ परेशान करेंगे और डील क्लोज कराएंगे। दैट इज लिमिटेड टू दैट ओनली। तो ठीक है, आपको टाइम पास करना देख लो, कोई दिक्कत। इंडियन कोई वेब सीरीज या कोई मूवी ऐसी जो जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन है लॉ का? देखो जर्नली मैं बताऊं कि सूट्स मैंने देखी थी काफ़ी टाइम पहले। जर्नली मैं टीवी जो है वो देखता नहीं हूँ, और जो मूवीज़ या वेब सीरीज़ है वो कम देखता हूँ। कभी टाइम मिलता तो देख लेते हैं। अगर आपको कोई देखनी है तो क्रिमिनल जस्टिस आप थोड़ी सी देख सकते हो, अगर देखनी है तो, जिसमें कोर्ट का है। साउथ इंडिया की 1-2 मूवीज़ है अच्छी जिसमें कोर्ट का अच्छा दिखाया हुआ है, तो आप वो देख सकते जो रिलेटेबल भी दिखा हो। रहा थोड़े से रिलेटेबल वाले हैं, जॉली एलएलबी टाइप नहीं, उसमें कुछ और दिखाया था, बट आप बाकी की जो है वो देख सकते हो। सूट्स में कोर्ट सिस्टम देखा मैंने कि वहाँ पे ट्रायल्स में एक जूरी बैठती है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी ओहदे के हो सकते हैं। कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डीन हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। वो मिलके वो पैनल का डिसीजन होता है जो वहाँ पे माना जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन लॉ को सुधारने के लिए ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है? पहले तो ये बताइए, ऐसा होता भी है कि सिर्फ बंदा सूट्स में दिखा रही है? नहीं नहीं, जो अमेरिकन लीगल सिस्टम जो है दैट इज जूरी बेस्ड। वहाँ 13 से 26 लोगों की जूरी होती है। वहाँ जूरी ड्यूटी होती है, उन लोगों को बुलाया जाता है और आपको एज ए सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है और फिर आप डिसीजन देते हो। इंडिया में जूरी सिस्टम हुआ करता था, काफ़ी साल पहले होता था, उसको बाद में हटा के इन्होंने जो जज सिस्टम है वो कर दिया है। और जूरी वाला जो है, अभी अडानी साहब का जो चल रहा है,
जिसमें उनको इंडाइटमेंट हुआ है बिल्कुल। फेडरल, आप उसके ऊपर पढ़ के देखो, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो अपनी ग्रैंड जूरी है वो बनी और उन्होंने इंडाइट किया है, तो उन्होंने वारंट इशू कर दी है अटर्नी साहब के अगेंस्ट, उनके लीगल राइट्स हैं, अभी चलेगा। अगर वो ट्रायल चला तो आप देख समझ सकते हो कि जूरी ट्रायल कैसे चलता है, उसकी अपडेट आपको मिलेंगी। तो वहाँ जूरी सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है अभी जूरी सिस्टम। हमारे यहाँ एक जज का सिस्टम है, एक कोर्ट में एक जज होगा, वो डिसाइड करेगा। तो रिजल्ट बेटर किस में है, जूरी सिस्टम में या जज सिस्टम में? देखो हर सिस्टम के अपने जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, फेलियर भी है। वहाँ क्या है कि आपके बहुत सारे लोग जो डिसाइड कर रहे हैं चीज़ें, हमारे यहाँ एक बंदा डिसाइड कर रहा है। हो सकता है कि जो जूरी में बैठे हों वो लॉ से उतने अवेयर ना हो, वो इमोशन से भी तो डिसाइड कर सकते हैं ना, बिल्कुल। कि भाई हमें लगता है कि सोसाइटी में इस तरह का इसने काम किया है, वो ठीक है या गलत है, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हमारे जो जजेस हैं, दे आर बाउंड बाय लॉ, उनको लॉ की नॉलेज है, प्रोसेस की नॉलेज है, प्रोसीजर की नॉलेज है, वो अपने हिसाब से करते हैं। वहाँ के भी जजेस कई बार ओवर रूल कर सकते हैं, उनके पास पावर है कि अगर जूरी ने कोई वर्डिक्ट दिया, जनरली वो उसको हटाते नहीं है, लेकिन उनके पास पावर है कि वो डायरेक्टिव वर्डिक्ट में जा सकते हैं, सिर्फ जूरी वाला डिसीजन जो है उस पर रिलाई ना करते हुए। डिपेंड करता है डायरेक्टिव वर्डिक्ट में जाना का है कि नहीं जाना है। तो ऐसा तो अलग अलग सिस्टम है, कोई ऐसा ऐसा नहीं कि इनजस्टिस जो है वो यूएस में नहीं होती है। यूएस में भी बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फांसी भी लग गई, बाद में पता लगा डीएनए एविडेंस है सब कुछ, तो बेचारा बरी होने वाला आदमी था, लेकिन तो टांग दिया हमने फांसी पे। तो हर सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स हैं। इंडिया में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो जेल भी जाते हैं, बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो फांसी तो क्या नहीं कहूँगा, जो परेशान होते हैं। बाद में पता लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका तो केस नहीं बनता, तब तक वो 13 साल की जेल काट चुका है। तो ऐसे केसेस में मैंने अक्सर देखा है कि जैसा कि बाहर अगर ऐसा कोई होता है कि जिसका टर्म उसने पूरा कंप्लीट कर दिया या बहुत टाइम से जेल में है, लेकिन बाद में वो इनोसेंट पाया गया, नॉट गिल्टी, तो उस केस में गवर्नमेंट उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफर कर देती है कि रिकवर करने के लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर। इंडिया में तो मुझे हिसाब से लगता है कि कुछ भी नहीं, ऐसा आप कोई रिकवरी नहीं है। देखो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास $1 मिलियन या $2 मिलियन अगर आपके पास हैं, तो आप अपनी लाइफ थोड़ा ठीक से निकाल सकते हो। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या सिस्टम है कि अगर यहाँ पे आपके साथ आप 10 साल 15 साल आप जेल में रह गए, उसके बाद आपको 2-4 लाख रुपए मिल भी गए, तो क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है? कुछ नहीं है। $1 मिलियन का मतलब होगा यहाँ के लगभग 8 करोड़ रुपए, और उसको देखते हुए अगर $2 मिलियन हो गए तो 16-17 करोड़ रुपए हो गए। यहाँ आपको मिलेंगे 5 लाख 10 लाख 20 लाख मैक्सिमम, वो भी मिले तो जरूरी नहीं है कि मिलेंगे। तो इसमें आप कितनी लाइफ निकाल लोगे? आप साल भर नहीं निकाल सकते। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। पुलिस ने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, आप उसको नेगेटिव प्रूव करते रहो, कितना लड़ोगे? आप यहाँ कंज्यूमर कोर्ट में, आप मान लो आपका कोई आईफोन लिया आपने, और आपको कंज्यूमर कोर्ट की बोल रहा हूँ, आपने आईफोन ले लिया, आईफोन लेने के बाद वो खराब हो गया, बेकार निकला, कुछ भी निकला, आपने केस कर दिया, आप केस जीत गए, आपका लाख रुपए का मोबाइल फोन था, आपके को 50 ज़्यादा क्या कहेंगे कि इसके लाख रुपए वापस कर दो, आप फोन चेंज कर दो, या 10,000 रुपये का कंपनसेशन मिल जाएगा, 500 रुपये लिटिगेशन लग जाएगी। लेकिन अगर आपने 5 साल केस लड़ाया है तो जो टाइम आपने दिया उसको कौन कंपनसेट करेगा? जब तक आपकी हाई फाइन वाला सिस्टम नहीं होगा तब तक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड नहीं होती। जब तक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड नहीं होगी तब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा। एक कंपनी कई हजार करोड़ रुपए कमा रही है इन सब चीज़ों से, वो एक जगह पे 2 जगह पे वो पैसे दे भी देगी तो क्या फर्क पड़ेगा? एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। इंडिया में आप आज तक का कोई एक्स लॉयर में सबसे बेस्ट लॉयर आप किसे मानते हैं? अंबेडकर साहब को। कारण, रीजन? सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने एक तो प्रोबोनो केसेस बहुत किए हैं, गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया है। दूसरा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से पूरा का पूरा ड्राफ्ट करवाना, कंप्लीट करवाना। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनने जो चीज़ें प्रोविजन उस टाइम पे सोच के करवाए थे, ऐड करवाए थे, आज की डेट में अगर किसी को करवाने पड़ जाए तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सोचो जिस टाइम कंप्यूटर नहीं होता था उस टाइम उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इसको करवाने के लिए। रिजर्वेशन तक का कॉन्सेप्ट रहा है, उसमें अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, आपका राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, टाइटल है, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन्होंने दी हैं, वो उस टाइम पर उनकी देन है। एक ना सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की एक मिनिमम इनकम और मैक्सिमम इनकम कहाँ तक जा सकती है? जा सकने की अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। आप एक दिन में चाहे 5 करोड़ रुपए कमा लो, एक दिन में। एक दिन में। और ऐसे बहुत सारे लॉयर हैं जो एक एक दिन में एक एक अपीयरेंस के 40-50 लाख रुपए लेते हैं और 10-10 15-15 अपीयरेंस करते हैं।
तो अपर लिमिट कुछ नहीं है। अपर लिमिट क्वेश्चन। आप जाके सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो पार्किंग है वहाँ जाके देखो, आपको अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ओके। और मिनिमम का तो कोई गारंटी नहीं हो सकता है किसी दिन एक भी अपेयरेंस ना हो तो क्या बोलोगे? अब कोई प्रोमो नहीं कर रहा है तो प्रो बोनो कर रहे हो तो कुछ नहीं है, ऐसा कोर्ट भी अपॉइंट कर देते हैं हम, एक क्यूरी वगैरह। अभी करंट में इंडिया में सबसे ज्यादा फीस किस लॉयर की है अलग अलग ऑन है। पेपर? ऑन पेपर बहुत सारे लॉयर्स हैं। सिब्बल साहब की फीस जो है वो अच्छी है। हमारे जो हरीश साल्वे जी हैं उनकी भी फीस बहुत अच्छी है। तो काफ़ी हैं लॉयर हैं। रोहतगी साहब की बहुत अच्छी फीस है। तो ऐसे तो बहुत सारे लॉयर हैं जो अच्छी फीस लेते हैं। जेठमलानी जी भी बहुत हैवी फीस लेते थे। और जेठमलानी साहब जब तक थे तब तक वो अच्छी फीस लेते थे। उन्होंने हमेशा अच्छी फीस ली है, उन्होंने हमेशा- अच्छा रहता है। आपकी नज़र में एक अच्छा लॉयर कौन है, जो ज़्यादा केसेस जीतता है या जो विक्टिम को जिताता है ना कि अक्यूज्ड को बचाता है? तो अच्छा लॉयर वो है जो 30 मिनट की बात 5 मिनट में जज साहब को समझा दे, और उस तरीके से समझा दे जो केस का रुख जो है वो बदल सके। सबसे अच्छा लॉयर वो है। लेकिन उससे भी अच्छा लॉयर वो है जो आपको रिलीफ दिलवा दे, चाहे वो 5 मिनट में दिलवाए या आधे घंटे में। जो आपको जो रिलीफ दिलवा सकते हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा लॉयर है। जैसे कि आप है ना, केस लेने से पहले या केस जब आप ले लेते हैं तो आपको अगर ऐसे पता पड़ता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या गलत तरीके का फ़ायदा उठा रहा है ऐसा, तब भी आप केस कंटिन्यू करते हैं या करना पड़ता है, या कैसा मतलब कैसा आपका जजमेंट रहता है उसमें? देखो, मेरी ड्यूटी पहले तो ये है कि कोर्ट को लेके है। अगर कोई मेरे पास ब्रीफ लेके आता तो मैं उसको एक चीज़ बोलता हूँ कि जो बताना है सच सच बता दे। नहीं बताता तो अंदाज़ा मिल जाता है कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। या तो ब्रीफ लो मत, और अगर आपने ब्रीफ ले लिया है तो वर्क टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, फिर आप कोर्ट को असिस्ट करो। और मेरी ड्यूटी जो है वो कोर्ट को असिस्ट करने की है। कोर्ट का काम जो है, जो इतना ज़्यादा काम हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो काम थोड़ा सा कम हो जाए, जल्दी हो जाए। दिस इज़ माई ड्यूटी, और वो करनी है। इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी ने कोई क्राइम कर रखा है नहीं कर रखा है। अगर किसी ने क्राइम भी किया है तो उसको भी बेस्ट टू बेस्ट लॉयर, बेस्ट टू बेस्ट लीगल डिफेंस उसको मिल सके, ये उसका बेसिक राइट है। अगर कोई प्राइवेट काउंसिल या कोई एडवोकेट उसके लिए नहीं करेगा तो सरकार की ड्यूटी है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिमिनल केस में वकील जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट वकील मिल सकते हैं उसे, तो मिलेंगे। तो जब सरकार की ड्यूटी है तो हम भी तो पार्ट ही हैं उस सिस्टम का, करना पड़ता है और करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक लीगल सिस्टम नहीं सुधरेगा। ओके, थैंक यू सो मच विकास जी, आज आपने टाइम देने के लिए, और आपने बहुत ब्रीफली आंसर्स दिए। आई होप कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे, एंड मेरे इसमें पर्सनल क्वेश्चंस तो नहीं थे। तो जिस तरीके से आप पूछ रहे तो लग तो रहा है कि आपके पर्सनल क्वेश्चन थे। मेरी शायद प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। नहीं, आप मुझे जनरली द वे यू आस्क, ओके, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, कि किसी और के नाम पे जो बंदूक है अपने मन के क्वेश्चन बीच में डाल दो, लगे प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, कि किसी को पता भी ना लगे। पब्लिक के ऊपर डाल दिया कि देखो यार पब्लिक के क्वेश्चन थे, मैं भी अपने थोड़े 2-4 क्वेश्चन बीच में डाल देता हूँ। पर ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार। और अगर देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन होगा किसी का तो कोशिश करेंगे, कोई कमेंट वगैरह आएंगे तो उसका आंसर भी करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।